बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमने सीएनएस स्टार्ट करना था। बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट एड में जितना सीएनएस लिखा हुआ है ना, अगर आप वो अच्छे से याद कर लेते हैं ना, तो वो मोर देन इनफ है फॉर एफसीपीएस भी और जे कैट के लिए भी, एनआरई एनएलई के लिए भी। लेकिन ये है कि आपको एक एक वर्ड आपने उसका अच्छे से करना है, ठीक है। आपको फिर डबल ए नोट्स या न्यूरल एनाटमी के लिए अलग से कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ये स्टार्टिंग के कुछ पेजेस हैं, यहाँ से मैं आप लोगों को ना एमसीक्यूज मेंशन करा देती हूँ जो जो आ चुके हैं एफसीपीएस में, जे कैट में या लास्ट पेपर्स में ना। हम वो थोड़े से देख लेते हैं। अब जैसे हम देखें ना कि नोटोकॉर्ड जो है उसके बारे में, ये बहुत ज्यादा कॉमन एमसीक्यू है। एक मिनट। कि नोटोकॉर्ड जो होती है ना, न्यूक्लियस पल्पोसस बनाती है इंटरवर्टेब्रेट डिस्क का इन द एडल्ट्स। ये मतलब हर साल ही एफसीपीएस में तो लाजमी आया होता है, ठीक है। पेपर वन या पेपर टू में से किसी एक पेपर में कि नोटोकॉर्ड क्या बना रही होती है हमारे पास, न्यूक्लियस पल्पोसस बना रही होती है इन द एडल्ट्स। जे कैट में भी ये एक दफा आ चुका है एमसीक्यू, ठीक है। एक तरफ से करने खुद। तो अब ये आपने ना पहले एमसीक्यूज हम थोड़े से इसके देख लेते हैं, फिर इसको बढ़ते हैं, ठीक है। नोटोकॉर्ड ने क्या करना है कि न्यूक्लियस पल्पोसस बनाना है। एक ये बात इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। और उसके अलावा जो है न्यूरल प्लेट जो है वो हमारे पास क्या बना रही है, और न्यूरल इलेक्ट्रल वॉल्स ऑफ द न्यूरल ट्यूब क्या बना रहे हैं। इनको थोड़ा सा हम इसको आगे देखते भी हैं अभी फिलहाल। फिर इसमें ना हमारे पास आ जाते हैं कि रैशनलाइजेशन ऑफ द न्यूरल ट्यूब के जो इसके पार्ट्स होते हैं हमारे पास ना, ठीक है। अब इसके पार्ट्स हमारे पास टेलेंसेफ्लोन, डायंसेफ्लोन, ठीक है, मेसेंसेफ्लोन, ये फोर ब्रेन के पार्ट आ जाएंगे दो। ठीक है, आपको ये पार्ट्स बताऊं, टेलेंसेफ्लोन, डायंसेफ्लोन, ठीक है। फिर मिड ब्रेन का आ जाता है मेसेंसेफ्लोन। और ये जो है ना हमारे पास एमसीक्यू है, जे कैट का पास्ट के मिड ब्रेन जो है वो ड्राइव किससे हुआ है, मेसेंसेफ्लोन से, ठीक है। फिर उसके बाद हाइड ब्रेन का फिर मेटेनसेफ्लोन, माइलिनसेफ्लोन है, और फिर आगे पोन्स और सेरिबेलम मेडुला उनसे बनते हैं। तो मतलब अगर एक बार ये आ चुका है कि मिड ब्रेन किससे ड्राइव है, तो मतलब थैलेमस का भी पूछ सकते हैं। थैलेमस बेसिकली, ये थैलेमस का भी आया हुआ है। थर्ड वेंट्रिकल या थैलेमस किससे ड्राइव होता है, वो तो डायनेंसेफ्लोन से आएगा, ठीक है। और फिर पोन्स, सेरिबेलम या मेडुला। अब पोन्स और सेरिबेलम ये दोनों मेटेनसेफ्लोन से आते हैं, और मेडुला जो है वो माइलिनसेफ्लोन से आता है, ठीक है। आपको इसका थोड़ा सा आइडिया हो कि इनकी डेवलपमेंट किस किस स्ट्रक्चर से हो रही है। और फिर ये जो हमारे पास नर्व्स आ जाती हैं, ठीक है, कि न्यूरल न्यूरल ट्यूब से क्या क्या स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं और न्यूरल क्रस्ट से क्या क्या स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। अच्छा, अगर हाँ ओवरऑल देखें कि हमारे पास क्या होते हैं कि न्यूरोडम, सॉरी एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम होती हैं। तीन हमारे पास लेयर्स हैं, ठीक है। एक्टोडम सबसे आउटर लेयर होती है, फिर मीजो होती है इनर, और फिर एंडोडम होती है। आवाज नहीं ठीक आ रही क्या? सब बताएं, आवाज क्लियर आ रही है? एक मिनट। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देख रहे थे कि हमारे पास थ्री लेयर्स होती हैं, एक्टो, एंडो और एक्टो, मीजो और एंडो, ठीक है। सबसे आउटर लेयर जो होती है वो एक्टोडम होती है, ठीक है, सबसे आउटर वाली। फिर उसके बाद मिड वाली मीजोडम, एंड देन एंडोडम। तो नोटोकॉर्ड जो होती है हमारे पास, पार्ट किसका है, मीजोडम का पार्ट होता है, ठीक है। अब इसने क्या करना था कि नोटोकॉर्ड में मीजोडम से ये राइज करती है, ठीक है। फिर ये उसके ऊपर ओवरलाइंग जिसके ऊपर एक्टोडम पड़ी हुई है, इससे डिफरेंशिएशन कराती है न्यूरो एक्टोडम और न्यूरल प्लेट की, दो चीजें बना देगी, न्यूरल एक्टोडम और न्यूरल प्लेट, ठीक है। वैसे क्या है हमारे पास, नोटोकॉर्ड क्या है, पार्ट है मीजोडम का। ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि नोटोकॉर्ड मीजोडम का पार्ट है, और ये अगर एक्ट करेगी ऑन द एक्टोडम तो वहां से दो पार्ट्स, उनको डिफरेंशिएशन उनकी कराएगी दो स्ट्रक्चर्स में, न्यूरो एक्टोडम और न्यूरल प्लेट में। फिर जो हमारे पास न्यूरल प्लेट होती है, उसके बाद ये नोटोकॉर्ड पड़ी, यहाँ पे उन्होंने बताया भी ये नोटोकॉर्ड है जो कि मीजोडम के दरमियान में पड़ी है, ठीक है। दरमियान में मीजोडम लेयर है, फिर एंडोडम है, ऊपर जो है एक्टोडम है। अब नोटोकॉर्ड ने इंड्यूस कराया, ऊपर न्यूरल प्लेट बनाई, ठीक है, और साथ में न्यूरो एक्टोडम बनाई, ठीक है। अब जो न्यूरल प्लेट है वो आगे से क्या बनाएगी, न्यूरल प्लेट से फर्दर हमारे पास क्या होगा कि न्यूरल ट्यूब बनेगी एक तो, ठीक है। और दूसरा हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट सेल्स बनेंगी। ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स हैं और ये न्यूरल ट्यूब है। ये कौन बना रहा है, न्यूरल प्लेट, ठीक है, एक्टोडर्म के ही जो हमारे पास पार्ट है नहीं। अब आपको ये बताओ कि न्यूरल प्लेट किसका पार्ट होती है, एक्टोडर्म का।
फिर न्यूरल प्लेट आगे हमारे पास क्या कर रही है कि न्यूरल ट्यूब बना रही है और न्यूरल क्रिस्टल्स बना रही है। अब जो न्यूरल ट्यूब की जो लेटरल फोल्ड्स हैं, ये दो फोल्ड्स जो साइड पे पड़े हुए हैं ना, यहाँ पे ये लेटरल फोल्ड्स हैं, तो इनसे क्या बनेगा, ये डिवाइड हो जाएंगे एलर एंड बेसल प्लेट्स में फर्दर, ठीक है। फिर एलर प्लेट जो होती है ना, उनके ऊपर बीएमपीज एक्ट करती हैं, बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन्स, और बेसल प्लेट्स के ऊपर जो है ना एक्ट करती हैं सोनिक होक प्रोटीन, हेज होक प्रोटीन्स, ठीक है। तो अब इसमें ये होता है कि जो एलर प्लेट्स होती हैं वो सारा क्या बनाएंगी, डोर्सल जो है नर्वस सिस्टम बना रही होती है, इनके सेंसरी पार्ट। और बेसल प्लेट जो है वो वेंट्रल यानी कि मोटर सिस्टम बना रही है। मतलब ये हम आगे ना इंशाल्लाह वो देखेंगे डोर्सल कॉलम और लेटरल कौन सा है, ठीक है, लेटरल मीडियल, और जो मीडियल लेमिनिस्कस वाला जो सिस्टम हमने ट्रैक सीखने हैं ना, उस पर हम देखेंगे कि मोटर न्यूरॉन्स कौन से हैं, डोर्सल कौन सा है, स्पाइनल कॉर्ड में कैसे जैसे अगर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है तो उसके दो रूट्स होते हैं, ठीक है, मोटर होता है और सेंसरी होता है। सेंसरी में फिर हमारे पास सेंसरी डोर्सल रूट होता है, और वेंट्रल रूट जो होता है उसमें मोटर न्यूरॉन्स आ रहे होते हैं। तो सारा हमने इंशाल्लाह आगे जब हम फिजियोलॉजी को डिटेल में देखेंगे तो वो पढ़ेंगे। भी आपको ये पता हो कि जो हमारे पास डोर्सल रूट होता है ना, जितने भी डोर्सल न्यूरॉन्स हैं और जितने भी मतलब सेंसरी हमारे पास जो भी सिस्टम है ना, वो सारा एलर प्लेट के अंदर आ जाता है, और एलर प्लेट से बनता है, और एलर प्लेट को इंड्यूस कौन कराता है, बीएमपीज, ठीक है। और ये है सोनिक है जो है ना, ये हमारे पास एमसीक्यू एक बार आ भी चुका है कि ये बेसल प्लेट के ऊपर एक्ट करते हैं और ये वेंट्रल या मोटर सिस्टम बना रहे होते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में भी यही ओरिएंटेशन, और ब्रेन के अंदर भी यही, ठीक है, कि ब्रेन का जो सेंसरी पार्ट है वो बनाना है बीएमपीज ने, और जो उसका वेंट्रल पार्ट या मोटर पार्ट है वो सोनिक हेजहोग ने बनाना है, ठीक है। तो इसमें से आप जो एमसीक्यू एक बार आ चुके हो यही है कि नोटोकॉर्ड जो होती है वो न्यूक्लियस पल्पोसस बनाती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क का। आपको जिस इतना भी इसमें से आता हो तो वो मोर देन इनफ है, ठीक है। और नोटोकॉर्ड दूसरा ये कि नोटोकॉर्ड ही डिफरेंशिएट कराती है एक्टोडर्म को इनटू द न्यूरो एक्टोडर्म एंड न्यूरल प्लेट। फिर इसमें हमने ये देखा कि हमारे पास क्या जाता है कि ब्रेन में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन होते हैं, ठीक है। फिर फोर ब्रेन जो है उसमें हमारे पास क्या क्या स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, कौन सी कैविटीज बन रही हैं और कौन सी वॉल्स बन रही हैं इससे, ठीक है। ये आपको ना ये चार्ट अच्छे से आता हो कि हमारे पास ना जो हमारे पास ये है फोर ब्रेन है, इसको प्रोजेंसेफेलॉन भी कहते हैं, ठीक है। प्रोजेंसेफेलॉन ओवरऑल फोर ब्रेन बनाता है, ठीक है। फोर ब्रेन का ओल्ड नेम का नेम अदर नेम क्या होगा, प्रोजेंसेफेलॉन होगा। फिर प्रोजेंसेफेलॉन जो है उसके आगे दो पार्ट्स हैं, ठीक है, टेलेंसेफ्लॉन और डायनेंसेफ्लॉन। फिर डायनेंसेफ्लॉन में से ये एमसीक्यू हमारे पास आ चुका है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का वर्ड मेंशन था एमसीक्यू में कि ये किससे डिराइव हुआ है, ये डायनेंसेफ्लॉन से डिराइव्ड है, ठीक है। इस तरह से सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स या बेसल गैंग्लिया वगैरह जो हैं ये हमारे पास टेलेंसेफ्लॉन से आ रहे हैं। सेरिब्रल हेमिस्फेयर का आ सकता है कि ये किससे डिराइव्ड है, तो आपको इन स्ट्रक्चर्स का पता हो कि ये किसके डेरिवेटिव्स हैं। उसके बाद ये कैविटीज जो है ये किसके, लेटरल वेंट्रिकल है वो कहाँ से बनता है, लेटरल वेंट्रिकल टेलेंसेफ्लोन बनाता है, और थर्ड वेंट्रिकल डायलेंसेफ्लोन बनाता है। फिर मिड मिड ब्रेन नहीं आता तो सेरेब्रल एक्वीडक्ट का आ जाता है, तो सेरेब्रल एक्वीडक्ट बनती है कहाँ से, मीजेंसेफ्लोन से, ठीक है। फिर मेटेनसेफ्लोन जो होता है ना अपर, इसमें क्या होगा कि पोन्स एंड सेरिबेलम, ठीक है। पोन्स एंड सेरिबेलम हमारे पास जो होते हैं वो मेटेनसेफ्लोन से बन रहे हैं, और यही पोन्स और सेरिबेलम जो है ये क्या कर रहे हैं, फोर्थ वेंट्रिकल का अपर पार्ट भी बना रहे हैं। और माइलन सेफ्लॉन जो होती है मेडुला, ठीक है, उसने मेडुला को बनाना है, और लोअर पार्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल भी बनाना है। यहाँ पे हम वेंट्रिकल्स का भी देखेंगे रूट वगैरह ना। फिलहाल आपने ये याद करना है टेबल के, आपको मीजन सेफ्लॉन, मैटन, माइलन सेफ्लॉन इन सब का पता हो, ठीक है, आइडिया हो कि इससे क्या क्या ड्राइव होता है। फिर सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ओरिजिन्स बता रहे हैं, ठीक है। हम वो कह रहे हैं कि जो सीएनएस के न्यूरॉन्स हैं या सीएनएस के ग्लायल सेल्स हैं, एस्ट्रोसाइट्स, लिगोडेंड्रोसाइट, ये सारे हमारे पास ना न्यूरल ट्यूब से आते हैं, जो न्यूरल ट्यूब के अंदर न्यूरो एपिथेलिया होते हैं, ठीक है। और जो हमने ऊपर न्यूरल ट्यूब देखी थी पहले, ये दरमियान में न्यूरल ट्यूब बनी हुई थी ना इस तरह से करके, ठीक है। और साथ में न्यूरल क्रस्ट सेल्स बने हुए थे। तो न्यूरल ट्यूब जो है वो हमारे पास आपको पता हो कि जितने भी हमारे पास सीएनएस न्यूरॉन्स है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो सारा आ रहा है न्यूरल ट्यूब से, और न्यूरल क्रस्ट जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रही है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सारे न्यूरॉन्स, गैंग्लियॉन्स, ठीक है, जितने भी हमारे पास ग्लायल सेल्स हैं, शवान सेल्स, स्टिलाइट सेल, ठीक है, सेटेलाइट सेल्स वगैरह। और मीजोडर्म जो है लाइक जो है ना, सिर्फ एम से मीजोडर्म, एम से ही माइक्रोग्लाया मीजोडर्म से बनते हैं। ये एमसीक्यू आ जाता है, मीजोडर्म माइक्रोग्लाया बनाती है लाइक मैक्रोफेजेस। फिर ये भी एमसीक्यू आ जाता है कि सीएनएस के सिस्टम के अंदर ना ग्लायल सेल्स को क्या कहते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। वैसे एस्ट्रोसाइट्स भी कहते हैं, एपिडाइमल सेल्स भी, लेकिन ज्यादा कॉमनली होता है कि विद इन सीएनएस जो है ग्लायल सेल्स होंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहलाते हैं, और आउटसाइड द सीएनएस या पीएनएस के अंदर ग्लायल सेल्स होते हैं ना उनको शवान सेल्स कहते हैं, ठीक है। ये आपको डिफरेंस पता हो कि शवान सेल्स होते हैं वो पीएनएस का पार्ट है, और ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है वो सीएनएस का पार्ट है, ठीक है।
फिर ये हमारे पास आ जाते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में हमने पहले ये यहाँ से आप डायग्राम देख लेंगे कि ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, जिसमें देखो ना स्पाइनल को एक वर्टिब्री का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, ठीक है। एक एक इसका ये ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, ये बॉडी हो गई वर्टिब्रेट बॉडी, ठीक है। अब ट्रांसवर्स प्रोसेस और उसके अंदर जो वर्टिब्रेट बॉडी, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है और उसको मेनिंजेस और ने कवर किया होता है, ठीक है। लेप्टोमेनिंजेस का मतलब होता है कि इसमें ना एरेक्नाइड एंड पाया मैटर आ जाती है, ये लेप्टोमेनिंजेस कहलाती हैं कंबाइंड। उसके बाद फिर थोड़ी सी स्पेस है, फिर उसके बाद ड्यूरा मैटर आ जाता है, ठीक है। ये ड्यूरा मैटर पड़ा हुआ, फिर लेप्टोमेनिंजेस पड़ी हुई है, अंदर स्पाइनल कॉर्ड पड़ी हुई है, और बाकी ये इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस और दूसरे प्रोसेस आ जाते हैं वर्टिब्री के, ठीक है। ये इसकी बॉडी है नीचे। अब ना डिफरेंट टर्म्स है, स्पाइनो बाइफिडा ओक्लूटा होता है, मेनिंजोसील होती है, और माइलो मेनिंजोसील होती है, ठीक है। अब स्पाइना बाइफिडा ओक्लूटा में क्या होता है कि हमारे पास ना यहाँ पे डिफेक्ट तो है, ठीक है। ये वर्टिब्री के अंदर डिफेक्ट है, लेकिन कोई चीज भी हर्निएट करके बाहर नहीं आ रही, ठीक है। सिंपल सा हमें ना स्किन डिंपल से मिलेगा या थोड़ा टफ्ट ऑफ हेयर स्किन के ऊपर मिलेंगे इस एरिया में जहां पे डिफेक्ट होगा थोड़ा सा अंदर की तरफ, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि इसमें हमारे पास ना मेनिंजोसील में क्या होता है कि अंदर से जो है स्पाइनल जो हमारे पास मेनिंजीज है ना, वो भी बाहर आ जाएंगी, ठीक है। और माइलो मेनिंजोसील में मेनिंजेस भी बाहर आ रही है, साथ में स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर आ रही है, ठीक है। यानी कि ब्रेन जो हमारे पास न्यूरल टिश्यू है ना, वो भी साथ बाहर आएगा। तो आपने देखना बस स्पाइना बाइफिडा एक्लूटा में जस्ट डिफेक्ट है, लेकिन कुछ बाहर नहीं आ रहा। मेनिंजोसील में जस्ट मेनिंजेस बाहर आ रही हैं, और मेनिंजो माइलोसील में स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर आ गई, मतलब वो जो न्यूरल टिश्यू या न्यूरल मैटर पड़ा हुआ था वो भी बाहर आ गया है, और साथ में मेनिंजेस भी बाहर आ गई हैं। तो यहाँ से अगर आप इसको देख लेंगे तो यही होता है कि हमारे पास स्पाइना बाइफिडा एक्लूटा क्या है कि फेलियर ऑफ कॉर्डल न्यूरोपोर्स टू क्लोज। अब इसमें ना डिफरेंट टर्म्स है, न्यूरोपोर्स हमारे पास होते हैं, कॉर्डल होते हैं, ठीक है। और हमने इनको देखना है कि कौन से न्यूरल पोर्स जो है ना, अगर वो फ्यूज नहीं होते तो उसकी वजह से डिफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब एक तो ये एमसीक्यू हो जाता है कि ये डिफेक्ट्स आते हैं किस कब है, फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट में ज्यादातर आ रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या होता है कि फोलेट डेफिशिएंसी के साथ ज्यादातर ये एसोसिएट करते हैं, ठीक है। फेलियर ऑफ जो है ना न्यूरल न्यूरल ट्यूब जो है ना उससे क्लोज होना, या न्यूरोपोर्स जो बने होते हैं, ठीक है। अगर वो क्लोज नहीं हो पा रहे फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट में, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि ना ये कंडीशंस आएंगे, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। परसिस्टेंट कनेक्शन रह जाता है बिटवीन एमनियोटिक कैविटी एंड स्पाइनल कैनाल, और बाहर एमनियोटिक कैविटी पड़ी होती है ना स्किन के बाहर, अच्छा फीटस की। अब ये कहा होगा कि मदर में अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फोलेट डेफिशिएंसी है या डायबिटीज है, तब ये एसोसिएशन हो सकती है, ठीक है। अब अल्फा फीटोप्रोटीन ज्यादा मिलेगी अगर एमनियोटिक फ्लूइड में, ठीक है, या सीरम में, तो वो शो करिएगा कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है, ये एमसीक्यू है, ठीक है। एसिटाइलकोलिनेस्टरेज भी इसी तरह से ज्यादा मिलता है, तो ये एमसीक्यू आ जाता है कि अल्फा फेटोप्रोटीन और एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम अगर हमें ज्यादा मिल रहा हो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, तो ये शो करता है कि हमारे पास कोई डिफेक्ट है, मेनिंजोसील मेनिंजोमाइलोसील, ठीक है। लेकिन स्पाइना बाइफिडा एक्लूटा में हमारे पास ये एंजाइम्स इंक्रीज नहीं होते, ठीक है। अल्फा फेटोप्रोटीन इंक्रीज नहीं होती, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि वहां पे भी कोई कम्युनिकेशन तो बना नहीं है ना, जस्ट एक डिफेक्ट है। तो अक्लूटा में ये ज्यादा नहीं होगा, लेकिन बाकी माइलोसील और मेनिंजोमाइलोसील जो है, मेनिंजोमाइलोसील और मेनिंजोसील, इसमें ना हमें ये अल्फा फीटोप्रोटीन ज्यादा मिल रहा होगा। भाई यही है कि कॉर्डल न्यूरोपोर्स अगर क्लोज ना हो पाए, आपको ये बताओ कि कॉर्डल रोस्ट्रल और कॉर्डल होते हैं ना, तो कॉर्डल न्यूरोपोर्स के क्लोज ना होने की वजह से स्पाइना बाइफिडा क्लूटा होता है, ठीक है। ये बाकी भी जितने डिफेक्ट्स है ना, ये कॉर्डल न्यूरोपोर्स के क्लोज ना होने की वजह से हैं। अब ये लोअर वर्टिब्रल लेवल से मिलता है, ठीक है, ठीक है। ड्यूरा इसमें इंटेक्ट होता है, कि हमने देख लिया कि स्किन डिंपल होगा या फिर टफ्ट ऑफ हेयर होगा। मेनिंजेस में वही न्यूरल टिश्यू देंगे, लेकिन मेनिंजेस से हर्निएट करेंगे, माइलो मेनिंजोसील में न्यूरल टिश्यू भी साथ आ गया, ठीक है। फिर माइलोकेसिस क्या होती है कि ये भी हमारे पास एक ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, और इसमें ना हमारे पास क्या होगा कि ऊपर स्किन भी नहीं होगी, ठीक है। पीछे जो हमारे पास डिफेक्ट है ना, इनके ऊपर स्किन थी, ठीक है। माइलोमेनिंजियोसील में थिन सी स्किन थी, यहाँ पे भी अच्छी खासी स्किन है, इर्द गिर्द उसमें स्किन ने उसे कवर किया हुआ है, लेकिन ये क्या होता है कि एक्सपोज्ड और अनफ्यूज न्यूरल टिश्यू होता है विदाउट स्किन, ठीक है। और कभी कभी मेनिंजियल कवरिंग भी नहीं होती, कि जस्ट एक न्यूरल टिश्यू बाहर आया होगा, कि मतलब क्या होगा कि जस्ट ये न्यूरल टिश्यू है ना, ये बाहर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर मेनिंजिस की कवरिंग भी नहीं है, ठीक है ना, स्किन की कवरिंग है। तो एनसेफ अब ये सारी जो हमारे पास है ना टर्म, इनमें था कि कॉर्डल न्यूरोपोर जो है ना वो क्लोज नहीं हुए। एरन कैफली कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि रोस्ट्रल न्यूरोपोर जो है ना वो क्लोज नहीं होता है, रोस्ट्रल टूवर्ड्स हेड, कॉर्डल टूवर्ड्स टेल, ठीक है, इस तरह से होता है ये। तो रोस्ट्रल न्यूरोपोर क्लोज नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, एट द एंड फोर ब्रेन ही नहीं बनेगा,
ठीक है, अगर स्टार्टिंग वाले हमारे पास न्यूरोपोर्ट क्लोज नहीं हो रहे तो। ओपन कल्वेरियम मिलेगा क्लिनिकल फाइंडिंग्स में, जब पेशेंट है ना, मतलब मदर के अंदर ही होता है तो पॉलीहाइड्रोमनियोज के साथ आता है, पेशेंट प्रेजेंट करता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये भी ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। इन सब में सिर्फ हमारे पास जो स्पाइना बाइफिदा एक्लूटा है ना, ये क्लोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, बाकी सब में न्यूरल ट्यूब ओपन है ना, बाकी सारे ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। अब इसमें आपने ये देख लेना है कि क्योंकि ना फीटल स्वेलिंग इसमें डिक्रीज होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रेन जो स्वेलिंग सेंटर होता है ब्रेन में वो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ब्रेन है ही ना फोर ब्रेन। तो उस वजह से पॉलीहाइड्रोमनिया के साथ प्रेजेंट करते हैं एनेनकेफली वाले। वैसे भी हमने ये जब रेस्पिरेटरी किया था, पोर्ट सीक्वेंस पढ़ा था, तो उसमें भी हमने देखा था कि वो पॉलीहाइड्रोमनिया और एनेनकेफली जो है पेशेंट में मिल रही होती है, ठीक है, जो फीटस होता है उसके अंदर। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ब्रेन मेल फॉर्मेशन। ब्रेन मेल फॉर्मेशन में होलोप्रोसेंसेफली है और लेसेंसेफली है, ठीक है। अब होलोप्रोसेंसेफली में क्या होता है, वही जो हमारे पास प्रोसेंसेफ्लोन था ना, फोर ब्रेन, वो दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स में डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स में भला कैसे डिवाइड होना था, वो अगर टेलेंसेफ्लोन और आगे मीजेंसेफ्लोन में जाता तो ऐसे ही हमने पढ़ा था ना, डायनेन्सेफ्लोन, टेलेंसेफ्लोन और डायनेन्सेफ्लोन में उसने डिवाइड करना था, फिर सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स बनाने थे उसने, और आगे से उसकी सारी डेवलपमेंट होनी थी ना। तो अगर ये फोर ब्रेन जो है ना, ये दो में डिवाइड नहीं हुआ, ये एक ही रह गया, हेमिस्फेयर्स दो बने ही नहीं है, ठीक है, एक ही हेमिस्फेयर रह गया। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ना, हाँ, ये यहाँ पर ये कंडीशन मिलेगी होलोप्रोजेंसेफली, जिसमें ना मोनो वेंट्रिकल नजर आ रहा है, ठीक है। तो दो वेंट्रिकल ऊपर लैटरल वेंट्रिकल्स मिलते थे ना दो, वो दो अलग अलग नहीं होंगे, वो एक ही वेंट्रिकल हमें मिल रहा होगा, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो हेज होज हमारे पास प्रोटीन है ना, उनकी म्यूटेशन की वजह से होता है, ठीक है। और बाकी इसमें पैट्यू सिंड्रोम जो है उसमें फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में हमें होलोप्रोजेंसेफली मिली थी, ये आपने देख लेना है। बाकी इसकी कंडीशन देख लें, मोनो वेंट्रिकल होता है इसमें, ठीक है। फ्यूज बेसल गैंग्लिया जो है वो फ्यूज फॉर्म में होते हैं, वो दो वेंट्रिकल्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे होते, ठीक है। हाइपोटायरिज्म जो होता है, इसमें इसमें बाकी हाइपोटायरिज्म बताया हुआ है, साइक्लोपिया, ठीक है। अब हाइपोटायरिज्म में ये होता है कि हमारी जो डिस्टेंस होता है ना बिटवीन द टू आईज, इसमें जो कॉर्नर्स ऑफ द आईज होते हैं ना, मीडियल कॉर्नर ऑफ द आई, उनका डिफरेंस जो है ना वो अगर इंक्रीज हो, उसे डिक्रीज हो, उसको कहते हैं हाइपोटायरिज्म, ठीक है। यानी कि इसमें ये होगा कि स्पेस जो होगी ना बिटवीन द इनर कैंथस जो है आई के, ठीक है, अगर आई के जो हमारे पास ये इस तरह से दो स्ट्रक्चर है ना, इनर कैंथाई, इनके दरमियान में ना स्पेस कम हो, ठीक है, इसे कहते हैं होलो हाइपोटेलरिज्म, ठीक है। तो अगर ये स्पेस जो नॉर्मली होती है उससे कम होगी तो उसे हम कहेंगे। दूसरा साइक्लोपिया, साइक्लोपिया का मतलब ये होता है कि वन आई हो इन द सेंटर, ठीक है। अगर वन आई इन द सेंटर मिलती है तो वो भी किस में होती है, होलो प्रोजेंसेफली में मिल रही होती है, ठीक है। और इसमें पिट्यूटरी डिसफंक्शन, डायबिटीज, इंस्पाइटिस वगैरह के रिस्क ज्यादा होता है। और प्रोबोस्किसिस क्या होती है, इनलार्ज नोज, ठीक है, नोज इनलार्ज मिल रहा हो। अच्छा, ये टर्म ये आपने बस एक दफा पढ़ लेना है, इसमें से कभी एमसीक्यू आया नहीं है ना एफसीपीएस में ना जे कैट में ना कभी, मतलब इन टर्म्स में से ना, ये जो है ना एफसीपीएस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, जे कैट और एनआरई के लिए भी, कि स्पाइना बाइफिदा एक्लूटा क्या है, ब्रेनजोसील क्या है, ठीक है, आपको इनके डिफरेंशिएट करना। तो ये बहुत बार आए हैं इनमें से एमसीक्यूज, ठीक है। स्पाइना बाइफिदा एक्लूटा तो पता नहीं बहुत दफा पूछा हुआ है, टफ्ट ऑफ हेयर करके मेंशन किया होता है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो है ना मेंजोसील मेंजोमाइलोसील से भी आया हुआ है। ये जो है ना होलन प्रोजेंसेफली और लीसेंसेफली, इनमें से कभी कुछ नहीं पूछा हुआ, आपको बस एक थोड़ा सा आइडिया हो कि ये होते क्या है, ठीक है। फिर लीसेंसेफली में यही होता है कि फेलियर ऑफ न्यूरोनल माइग्रेशन, माइग्रेशन ही नहीं हो पा रही, ठीक है। और ब्रेन सरफेस में वो जो सल्काई और गायराई नहीं बनेंगे इसमें, ठीक है। और इसमें माइक्रोसेफली होगी, फेशियल एनोमलीज, हाइड्रोसेफलस मिल रहा है। लीसेंसेफली सिंपल ये टर्म है जिसमें गायराई और सल्काई एब्सेंट है, सरफेस जो होगी ना बिल्कुल प्लेन होगी, ब्रेन की स्मूथ होगी, ठीक है, गायराई और सल्काई नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आगे हमारे पास आ जाते हैं चेरी मेल पोस्टीरियर फोसा मेल फॉर्मेशन, जिसमें चेरी वन टू मेल फॉर्मेशन हैं, ठीक है। अब इनमें हमारे पास क्या होता है कि ना, पहला जो है ना हमारे पास सेरिबेलर टॉन्सिल्स का देखने के ना, सेरिबेलर टॉन्सिल से अगर कोई हमारे पास डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, सेरिबेलर फोरम इन मैग्नम के थ्रू सेरिबेलर टॉन्सिल्स की, ठीक है। फोरम इन मैग्नम हम फोरामिन्स भी देखेंगे, ठीक है। फोरम इन मैग्नम जो होता है ना पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में होता है, अभी हम फोसा देखेंगे सारे इसके स्कल के, और उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर वहां से पास कर रहा होता है वो सारा हमने भी देखना है। अच्छा, अब आप आपको इतना बताओ कि हमारे पास अगर सेरिबेलर टॉन्सिल्स जो है ना, वो उनकी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाए फ्रॉम द फोरम इन मैग्नम,
तो उसको ये कह रहे होते हैं चेरी वन मैल फॉर्मेशन। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे दिखाया भी है कि चेरी वन मैल फॉर्मेशन में क्या होगा कि ना फोरामिन मैग्नम से टॉन्साइल बेलर टॉन्सिल नीचे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, वैसे कहते हैं कि बच्चों में ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, अगर होगा तो हेडेक्स होता है सेरिबेलर, क्योंकि सेरिबेलर टॉन्सिल ना तो सेरिबेलर सिम्टम्स थोड़े बहुत आ रहे होंगे। ठीक है, स्पाइनल कैविटेशन सेरेंजोमाइलिया मिल रहा होगा। सेरेंजोमाइलिया क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कैविटेशन हो नॉर्मली ना। तो उसके बाद चेरी टू मेलफॉर्मेशन में क्या होता है कि सेरिबेलम जो है ना उसका वर्मिस भी आ गया और टॉन्सिल्स भी आ गया और साथ में मेडुला भी आ गया। पहले जस्ट सेरिबेलर टॉन्सिल से वो आए हमारे पास फोरामिन मैग्नम के थ्रू नीचे आ रहे हैं। ठीक है, और टू में हमारे पास क्या हो रहा है कि मेडुला भी साथ आ रहा है। ठीक है, पहले एक स्ट्रक्चर था, अब दो स्ट्रक्चर्स हो गए, ये भी फोरामिन मैग्नम के थ्रू आए हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या करना है कि ऑब्स्ट्रक्शन काज करानी है इस लेवल पे, तो नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस कराएंगे। ठीक है, ये आपने देख लेना है, बाकी इनमें एसोसिएशन होगी वो भी फिर डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन में क्या होता है कि सेरिब्रल वर्मिस जो है वो बनता ही नहीं है, उसकी एजेनेसिस होता है। ठीक है, सिस्टिक इनलार्जमेंट जो होती है फोर्थ वेंट्रिकल की, और इसमें भी हमारे पास नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। तो वैसे इन टर्म्स का आपको मीनिंग पता हो, डेंडी वॉकर मेलफॉर्मेशन में क्या हो रहा है कि सेरिब्रल वर्मिस नहीं बन रहा, फोर्थ वेंट्रिकल इनलार्ज हो रहा है। चेरी टू मेलफॉर्मेशन में दो स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, मेडुला और साथ में सेरिबेलम। चेरी वन में जस्ट सेरिबेलर टॉन्सिल्स आ रहे हैं, बस इतना काफी है। ठीक है, फिर हमारे पास अगला आ जाता है सिरेंजोमाइलिया। ठीक है, सिरेंजोमाइलिया जो है इसके आगे हमें ना स्पाइनल कॉर्ड डिजीजेस पढ़नी है, उसमें भी हम इसको इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। अभी हमें ना इतना पता हो कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ना, अगर हम यूजुअल एक आसान टर्म्स में अगर हम इसको देखें तो क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अगर बन गई हैं कैविटेशंस, ठीक है, फ्लूइड फिल्ड कैविटीज ज्यादा ज्यादा बन गई हैं। ठीक है, तो उसको हम कह रहे हैं कि सिरेंजोमाइलिया हो गया है। ज्यादातर ये हमारे पास वैसे एसोसिएटेड होता है कोई इन्फेक्शन हो स्पाइनल कॉर्ड का, उस वजह से भी ये हो सकता है। ठीक है, अब होता क्या है कि सिस्टिक कैविटी, इसको सिरनिक्स भी बोलते हैं ना, एमसीक्यू भी आ जाता है कि व्हाट इज सिरिंक्स। ठीक है, सिरिंक्स क्या है कि सिस्टिक कैविटी है जो कि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल के अंदर मिलेगी। ठीक है, सिस्टिक कैविटी जो कि स्पाइनल कॉर्ड की ये सेंट्रल कैनाल, इसको ये सेंट्रल पार्ट ना इसको कहेंगे सेंट्रल कैनाल, ये वाला एरिया। तो स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल कैनाल के अंदर जो हमें एक एक्सपेंडिंग कैविटी मिली होगी, ये सिस्टिक कैविटी मिल रही होती है, उसको हम कहते हैं सिरिंक्स। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि हमारे पास ना होता ये है, जब हम ट्रैक्स पढ़ेंगे ना आपको तब ये बातें समझ आएंगी। यहाँ से हमारे पास डोर्सल कॉलम वाले ट्रैक आ रहे हैं, यहाँ से हमारे पास ना एफरेंट वाले आ रहे हैं। ठीक है, मोटर। तो यहाँ दरमियान में कुछ फाइबर्स होते हैं, कमीशर फाइबर्स, जो कि ना इनको आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं इस तरह से। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये एक स्पाइनल कॉर्ड है, ये दूसरी पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ से फिर ये इस तरह से करके ना ये इसका मोटर रूट निकल रहा है, ये इसका डोर्सल रूट निकल रहा है। डोर्सल और मोटर के दरमियान में जो कम्युनिकेशन होती है ना, जो फाइबर्स कम्युनिकेट इनको कर रहे हैं, उनको कहते हैं कमीशर फाइबर्स। ठीक है, तो बेसिकली जब यहाँ पे ये जो कमीशर फाइबर्स है ना, ये इसी एरिया से पास करते हैं जहाँ ज्यादातर जहाँ पे ये एक्सपेंडिंग कैविटीज बन रही हैं। तो यही कह रहे हैं कि जो एंटीरियर वाइट कमीशर के अंदर जो फाइबर्स है ना स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक के अंदर स्पेशली जो आ रहे हैं, वो इसमें डैमेज हो रहे होते हैं। अब मैंने आपको ये चीज समझानी है, सारा हम ट्रैक्स में देखेंगे कि एंटीरियर वाइट कमीशर जो मतलब ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के अंदर ये फाइबर्स क्यों आते हैं। जो डोर्सल कॉलम वाला ट्रैक है ना हमारे पास, उसमें ये कमीशर फाइबर्स नहीं होते हैं, कमीशर फाइबर्स का उनके साथ रोल नहीं होता। जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है ना, उनमें ये कमीशर फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो कमीशर फाइबर्स को ये कैविटी जो है वो क्रॉस करी और इनडायरेक्टली ये अफेक्ट करी है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को। जब स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है ना हमारा, वो पेन और टेम्परेचर के लिए होता है। ठीक है, तो अफेक्ट इसमें क्या होगा, पेन एंड टेम्परेचर वाली सेंसेशन जो है ना वो अफेक्ट हो रही होती हैं। तो वही बात उन्होंने की है कि हमारे पास सिमेट्रिकल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर आता है इन द अपर एक्सट्रीमिटीज, और ये ना केप लाइक होता है बायलैटरल। केप लाइक जैसे केप शॉल लेते हैं ना, ये केप शॉल इसी तरह से ना कंधों से लेकर बाजुओं तक ले रहे होते हैं। तो आपने इस तरह से इमेजिन करना है केप लाइक पेन, जिसमें क्या होता है कि बायलैटरल जो है ना हमारे पास शोल्डर्स एंड जो अपर लिम्ब है ना, वहां से हमारे पास सिमेट्रिकल लॉस। सिमेट्रिकल का मतलब यही होता है कि एक जैसा दोनों तरफ ना लॉस हो जाए, दोनों साइड्स एक साथ इन्वॉल्व हो रही हो, एक जैसा रीजन इन्वॉल्व हो रहा हो, तो उसमें पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन जो है ना हमारे पास लॉस हो जाएंगी। अब हमने इसमें क्या देखा, अभी अभी हमें जितना पता होना चाहिए, ये स्पाइनल कॉर्ड बनी हुई है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की जो सेंट्रल कैनाल है वहां पे हमारे पास ये कैविटीज मिलती है जिन्हें सिरिंक्स कहते हैं। ठीक है, इसी कंडीशन में बस रेंजोमाइला हो, तो यहाँ पे ना फ्लूइड फील्ड जो है ना हमारे पास कैविटीज बन रही होती हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, उसकी सेंट्रल लाइन में। अब ये जो इसके जो हमारे पास ना एंटीरियर कमीशर वाले जो फाइबर्स है ना, वो डैमेज होते हैं फर्स्ट सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ये हमारे पास पीछे डॉर्सल कॉलम रूट है, ये हमारे पास वेंट्रल कॉलम है। ठीक है, यहाँ से वेंट्रल फाइबर्स निकलते हैं ऊपर की तरफ जाते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के, और यहाँ से जो है ना मतलब डॉर्सल लेमिनिस्कस वाले जाते हैं। लेकिन इन दोनों यहाँ पे ना कनेक्शन भी होता है कि दरमियान में एंटीरियर कमीशर फाइबर्स होते हैं जो कि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का ही पार्ट है। तो ज्यादातर जो ये जो फाइबर्स इनको कनेक्ट कर रहे हैं ना दरमियान वाली, ये इफेक्ट होते हैं क्योंकि ये इसके साथ पड़े हैं सिस्ट के साथ। ठीक है,
तो जो एंटीरियर कमीशनर फाइबर्स हैं वो हमारे पास इफेक्ट होंगे, वो डैमेज होंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट ज्यादातर मेनली इफेक्ट होगा। उसकी वजह से हमारे पास लॉस हो जाएगा पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशंस का, केप लाइक लॉस हो रहा है, ठीक है, C5 से लेके T4 तक, ठीक है। लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर ऑन द अफेक्टेड डर्माटोम्स, ये देख लेना है। अभी चेरी वन मेल फॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड होता है, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास सेरिबेलर टॉन्सिल जो है वो फोरामिन मैग्नम से नीचे आ रहे थे। स्कोलियोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें जो है ना कर्व जो है डैमेज होती है, इस तरह से कंडीशन आ जाती है, ठीक है, हम्प बैक वाली। तो ये कंजेनिटल, अदर कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन के साथ भी ये होता है। मोस्ट कॉमन लोकेशन ये आपने देखेंगे सर्वाइकल में सबसे ज्यादा ये होता है, सेरेंजियो मलेशिया, देन थोरेसिक, देन लंबर, ऊपर से नीचे आता है ये, ठीक है। फिर आ जाती है हमारे पास टंग डेवलपमेंट, ठीक है। अब टंग डेवलपमेंट में ना ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेस्ट के लिए ना हमारे पास कौन कौन से नर्व्स आ जाती हैं, 7, 9, 10, ठीक है। और 10 का जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस सोलिटेरी न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, ट्रैक्टस सोलिटेरियस, ये बहुत ज्यादा अक्सर आ जाता है कि ट्रैक्टस सोलिटेरियस को क्रॉस करके इसमें जाना होता है। एफसीपीएस के एमसीक्यूज के लिए ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी, फॉर एफसीपीएस एमसीक्यूज। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास टेस्ट में आ जाएगा कैनियल ऑफ 7, 9 एंड 10, पेन में आ जाएगा 5, 9, 10, ठीक है। और मोटर जो हो जाती है टंग की है, टंग की मोटर सेंसर, आपको ना टंग की सारी सप्लाई ना, सेंसरी सप्लाई का भी पता होना चाहिए, मोटर का भी पता होना चाहिए, टेस्ट का भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ना डायग्राम से शो भी करा दी है हमारे पास कि इसका जो है ना हमारे पास बैक ऑफ द टंग से कौन सी आ रही है, 9 जो है ग्लोसोफेंजियल नर्व, और 10th नर्व वो बैक से सेंसेशन लेके आ रही होगी, ठीक है। और उसके अलावा वहां पर से सर्कस टर्मिनालिस पड़ा है, फोरामिन सीक्वम। अब इससे फर्स्ट फेंजियल आर्च जो है ना वो क्या करती है, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग बनाती है। फर्स्ट हम ना आर्चेस भी इंशाल्लाह करेंगे। तो फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च जो है हमारे पास, उसमें क्या होता है कि मैक्सिलरी आर्टरी होती है उसमें, और ना ब्रांच होती है हमारे पास ना मैंडिबुलर नर्व होती है, ठीक है। फर्स्ट फेंजियल आर्च जो है ना उसकी नर्व जो होगी मैंडिबुलर नर्व होगी, CNV3 जो लिखा है ना 5-3 है। क्रेनियल नर्व 5-3 का मतलब ये है कि हमारे पास जो ट्राइजेमिनल नर्व है ना उसकी थर्ड डिवीजन, ट्राइजेमिनल नर्व जो है ना फिफ्थ नर्व है। अभी हम नर्व्स भी इंशाल्लाह देखते हैं। फिफ्थ नर्व में हमारे पास क्या होता है कि इसकी तीन सप्लाई होती है आईज, मतलब अगर हम पूरा फेस देखें ना तो ऊपर जो है ऑफ्थेल्मिक आईज रीजन जो होगा वहां तक हमारे पास आ रही होती है V1 ऑफ्थेल्मिक डिवीजन, देन फिर आ जाएगी नोज से नीचे नीचे तक आ जाएगी हमारे पास जो है V2 जिसे हम मैक्सिलरी डिवीजन कहते हैं। फिर नीचे जो है ना V3 आ जाएगी मैंडिबुलर डिवीजन, ठीक है, जिसमें मैंडिबल आ जाएगी और साथ में हमारे पास माउथ और टंग का पार्ट। तो अब जो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग है ना उसको टेस्ट कौन दे रहा है, सेवंथ नर्व के थ्रू टेस्ट आ रहा है एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से। इसकी होती है कॉर्डा टेम्पनाई ब्रांच, ठीक है, याद होता है एमसीक्यू। एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से अगर तो टेस्ट की बात करेंगे तो फिर क्या होगी कि ना सेवंथ नर्व की जो कोडा टेम्पनाई ब्रांच है ना वो लेके आ रही है सेंसेशन, ठीक है। और अगर उसे जस्ट सेंसरी सेंसेशन की या नॉर्मल सेंसेशंस की बात करेंगे तो आ जाएगी हमारे पास मैंडिबुलर नर्व, ठीक है, जो कि ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व है, V3, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगी। उसके अलावा ये हमारे पास आ गई एंटीरियर 2/3, फिर होता है पोस्टीरियर 1/3। पोस्टीरियर 1/3 से हमारे पास आ जाती है एक तो नाइन्थ नर्व ग्लोसोफेंजियल नर्व, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास ना सेंसेशन जो है ना वो नाइन्थ ग्लोसोफेंजियल नर्व से ही आती है, ठीक है। या फिर एक्सट्रीम बहुत ज्यादा पोस्टीरियर चले जाए तो फिर वो 10th नर्व भी आ जाती है। ये एक्सट्रीम पोस्टीरियर की बात हो गई, ये होगी हमारे पास पोस्टीरियर। पोस्टीरियर में देखें 9th नर्व है, एक्सट्रीम पोस्टीरियर में 10th नर्व आ रही होती है। वो चाहे टेस्ट सेंसेशन है चाहे नॉर्मल सेंसेशन है वो यही दे रही है, 10th नर्व और 9th नर्व, ठीक है। और यहाँ पे जो आर्चीज है ना, अब यहाँ पे आर्चीज भी डिफर होंगी। आर्च 1 जो थी वो आ रही थी उसने ना आगे वाला पार्ट बनाया था, एंटीरियर 2/3 बनाया था। जो आर्च थर्ड एंड फोर्थ आर्चीज है ना ये इसका पोस्टीरियर 1/3 बनाते हैं। अब जो थर्ड आर्च होती है वो ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व देती है, और जो फोर्थ आर्च होती है ना वो हमारे पास दे रही होती है वागस नर्व यानी कि 10th नर्व, ठीक है। तो आप में ये देख लेना एक्सट्रीम पोस्टीरियर, ये इस तरह से एग्जैक्टली इसी तरह एमसी करते हैं। एक्सट्रीम पोस्टीरियर को कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, वॉगस नर्व। पोस्टीरियर 1/3 को कौन सी कर रही है, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व। एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग जो है उसकी टेस्ट सेंसेशन उसकी कौन सी नर्व लेके आ रही है, कॉर्डा टेम्पनाई ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व यानी कि सेवंथ नर्व की कॉर्डा टेम्पनाई ब्रांच। फिर एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग की वैसे जस्ट जनरल सेंसेशन अगर पूछी वो कौन लेके आ रही है तो वो मैंडिबुलर नर्व, CN3 ट्राइजेमिनल नर्व की थर्ड ब्रांच, ठीक है। ये एग्जैक्ट डिटू इस तरह से एमसीक्यूज एग्जैक्टली ऐसे रिपीट होते हैं, तो आपको ये वर्ड टू वर्ड हर इसकी नर्व सप्लाई का आइडिया हो।
ठीक है। उसके बाद मोटर इनर्वेशन जो होती है हमारे पास क्या होती है कि 12 नर्व कहते हैं हाइपोग्लोसल नर्व। ये अब इतना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ना, जो हाइपोग्लोसल नर्व है ना वो मोटर इनर्वेशन होती है। ठीक है। अब मोटर हाइपोग्लोसल नर्व ने मोटर सप्लाई देनी है, सेंसरी नहीं देनी। ठीक है, पेन, टेम्परेचर, टच या टेस्ट वाली नहीं देनी। इसने हमारे पास कौन सी ब्रांच देनी है? मोटर देनी होनी है। ठीक है, और ये रिट्रैक्ट करती है और डिप्रेस करती है टंग को। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है कि ना, हाइपोग्लोसल नर्व होती है जो कि सप्लाई मोटर इनर्वेशन कराएगी। ठीक है, रिट्रैक्ट करेगी और डिप्रेस करती है टंग को। ठीक है। अब इसमें हमारे पास जेनिग्लोसस आ जाएगी, स्टाइलोग्लोसस, ये जो है ना डिफरेंट मसल्स हैं। ठीक है। ये अब जेनिग्लोसस जो होता है वो टंग को प्रोट्रूड कर रहा होता है, और स्टाइलोग्लोसस जो कहता है कि साइड ऑफ द टंग को अपवर्ड मूव करेगा ताकि एक मतलब ट्रफ फॉर स्वेलिंग क्रिएट कर सके। मतलब आपको ये पता हो कि मूवमेंट करानी है इन मसल्स ने, और मेनली नर्व कौन सी इन्वॉल्व है? वो हाइपोग्लोसस नर्व है। ठीक है, हाइयोग्लोसस, सॉरी, C12 नर्व होती है हाइपोग्लोसल नर्व, जो कि जा रही होती है हाइयोग्लोसस मसल की तरफ, जेनोग्लोसस मसल और स्टाइलोग्लोसस मसल की तरफ। ठीक है, मतलब तीन मसल्स हैं, हाइयोग्लोसस, जेन्योग्लोसस और स्टाइलोग्लोसस। उनको सप्लाई कौन सी नर्व कर रही है? हाइपोग्लोसल नर्व। ठीक है। एक प्रोट्रूड कर रहा है टंग को, एक साइड से उठा रहा है टंग को। ठीक है, और एक रिट्रैक्ट या डिप्रेस कर रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो इनका। फिर उसके अलावा हमारे पास मोटर ऊपर हम वो सेंसरी इनर्वेशन देख रहे थे, और उसके अलावा जो 10th नर्व है ना वो पैलेटोग्लोसस मसल की तरफ मोटर इनर्वेशन भी लेके आ रही होती है। ठीक है, इसने टंग को एलिवेट करना है। अदरवाइज हमारे पास जितनी भी सेंसेशन सी 9th 10th, ठीक है, 7th, जो हम सारी पढ़ी थी वो सारी क्या कर रही थी कि टेस्ट और सेंसरी सेंसेशन के लिए थी, लेकिन जो मोटर है ना वो हाइपोग्लोसल नर्व करा रही है। जस्ट क्रेनियल नर्व 10 जो है ना उसका एक पार्ट है जो कि हमारे पास क्या करा होता है, मोटर इनर्वेशन दे रहा होता है पैलेटोग्लोसस को। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। फिर इसमें हमारे पास अगर आ जाता है न्यूरॉन्स, देख लेंगे। ठीक है, न्यूरोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इसकी न्यूरॉन्स की। इनमें से आपने देख लेना कि न्यूरॉन क्या है। ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स क्या है, माइक्रोग्लाया, और ये सारे स्ट्रक्चर हमने देख लेना है। अब न्यूरॉन्स क्या होते हैं कि सिग्नल ट्रांसमिटिंग सेल्स होते हैं नर्वस सिस्टम के। ठीक है। अब परमानेंट सेल्स हैं, एडल्टहुड में ये डिवाइड नहीं करते। ठीक है, अगर इनको कोई डैमेज होगा तो ये दोबारा से खुद को रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये परमानेंट सेल्स होते हैं, एडल्टहुड में डिवाइड नहीं करते। फिर उसके अलावा हमारे पास ना न्यूरॉन्स में हमारे पास डिफरेंट सेल्स होते हैं, सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सॉन्स, हमें पता होगा। ठीक है, ये सेल बॉडी पड़ी हुई न्यूरॉन सेल्स की। ठीक है, और उसके सेल बॉडी के आगे से यहाँ से डेंड्राइट्स निकलते हैं, और फिर एक लंबा सा हमारे पास क्या निकल रहा होता है? एक्सोन निकल रहा होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो सिग्नल रिलाइंग सेल्स होते हैं ना वो डेंड्राइट्स के अंदर होते हैं, जो कि ना इनपुट को रिसीव करते हैं। ठीक है, ये रिसीव करेंगे इनपुट को, और फिर ये हमारे पास आ जाती हैं सेल बॉडीज। सेल बॉडीज में ने भी मतलब एक साथ रिसीव करना है इनपुट को डेंड्राइट्स के थ्रू। इनपुट जो है वो रिसीव करेगी सेल बॉडी, और एक्सॉन जो है वो क्या करते हैं कि ना आउटपुट सेंड करते हैं। अब ये होता है कि जो हमारे पास सेल बॉडीज और न्यूरॉन्स होते हैं ना, तो इनमें होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये एमसीक्यू में आ जाता है कि इनके अंदर हमें मिलता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसकी वजह से ये निसल स्टेनिंग पे हमें नजर आती हैं, सेल बॉडी हो या डेंड्राइट्स हो। लेकिन एक्सॉन्स जो है उनकी टिपिकल फीचर है कि इनमें निसल बॉडीज नहीं होती, सॉरी, इसमें इनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं होता। ठीक है, तो निसल स्टेनिंग इनकी पॉजिटिव नहीं होती। ये आपने देख लेना है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाली बात आपको पता हो कि ये सेल बॉडी के अंदर होता है या डेंड्राइट्स के अंदर होता है। ठीक है। उसके बाद फिर आपने ये देख लेना कि इसके जो मार्कर्स हैं, ये एक आध बार एमसीक्यू में आए थे कि न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन, सिनेप्टोफाइसिन, ये जो मार्कर होते हैं ना न्यूरॉन्स के होते हैं। अगर आप किसी भी ट्यूमर सेल में ये मार्कर मिल रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि न्यूरॉन सेल्स जो है वो भी इनमें आए हुए हैं। ठीक है। फिर एस्ट्रोसाइट जो है ना मोस्ट कॉमन ग्लायल सेल्स है जो, हाँ। अब इसमें आपने देखना सीएनएस के अंदर ना हमारे पास जो ग्लायल सेल्स हैं उसमें एस्ट्रोसाइट्स भी थे। ठीक है, ये और मोस्ट कॉमन जो होते हैं ना वो एस्ट्रोसाइट होते हैं। ग्लायल सेल्स वो होते हैं जो कि रिपेयर, बेसिकली रिपेयर के सेल होते हैं, जहां पे भी कहीं नर्व को डैमेज होगा ना न्यूरॉन को, तो रिपेयर करने के लिए, माइलिन शीट बनाने के लिए ये आते हैं। बेसिकली ना माइलिन शीट की फॉर्मेशन होती है, इनका काम ग्लायल सेल्स का काम। ठीक है। एस्ट्रोसाइट का मार्कर पूछ लेते हैं, GFAP। ठीक है, ये आ जाता है। यहाँ हम पीछे देख के आए थे एस्ट्रोसाइट न्यूरोएक्टोडर्म से ड्राइव होता है, हमने अभी पीछे देखा कि न्यूरोएक्टोडर्म से क्या ड्राइव हो रहा है, और न्यूरल प्लेट से क्या ड्राइव, न्यूरल क्रेस्ट सेल से क्या ड्राइव हो रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने देखना है। बाकी इसमें यही है कि इन्होंने क्या करना है, फिजिकल सपोर्ट करना है, न्यूरो एक्सेस न्यूरो ट्रांसमीटर वगैरह को रिमूव करना है। ठीक है, सेल को बेसिकली रिएक्टिव ग्लायोसिस करा रहे होते हैं, वही न्यूरोनल इंजरी हुई तो वहां पे ग्लायोसिस कराएंगे, माइलिन शीट की फॉर्मेशन कराएंगे, ये देख लेना है आपने। फिर माइक्रोग्लाया, ये भी फैगोसिटिक स्कैवेंजर होते हैं सीएनएस के। हमने ये ब्लड करते हुए भी पढ़ा था कि जो हमारे पास मैक्रोफेजेस इन द सीएनएस होते हैं उनको माइक्रोग्लाया कहते हैं। और यही एमसीक्यू आ जाता है, इन द सीएनएस जो है ना
मैक्रोफेजेस, उनको क्या बोल रहे हैं, माइक्रोग्लाया, ठीक है। और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये मेसोडर्म से ड्राइव होते हैं, ठीक है। अब जो HIV इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं ना, माइक्रोग्लाइ, वो फ्यूज करके ना मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स बना रहे होते हैं CNS में। ये हमने ना देखा भी था, HIV एसोसिएटेड जो डिमेंशिया देखा था ना, उसमें हमने ये बात देखी थी कि जो मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स बन रहे होते हैं, ठीक है। HIV इन्फेक्टेड माइक्रोग्लाया हो तो उसके अंदर ये आपने देख लेना है। ये इंशाल्लाह हम माइक्रोबायोलॉजी में देखेंगे भी सही है, डिफरेंट HIV एसोसिएटेड जो डिजीज आएंगे ना CNS में, हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स बन रहे होते हैं। अब वो यही बना रहे हैं, ठीक है, माइक्रोग्लाया। फिर एपेंडाइमल सेल्स में ये देख लेना कि कौन से सेल होते हैं, सिलेटेड सिंपल कोलमनर ग्लाइल सेल्स होते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल्स और स्पाइनल कॉर्ड के किनार वगैरह को लाइन कर रहे हैं एपेंडाइमल सेल। ये MCQ आ जाता है, ठीक है, कि वेंट्रिकल्स को कौन से सेल लाइन करते हैं, एपेंडाइमल सेल्स। या फिर ये ना इनको सीलिया कवर्ड करा होता है, तो इन सीलिया, ये जो सीलिया है ना, यहाँ से जो है वहां एब्जॉर्प्शन हो रही होती है CSF की, ठीक है। तो अब ना अक्सर MCQ आ जाता है कि कौन CSF जो है वो कौन से सेल प्रोड्यूस करते हैं, या तो सिंपल सिंपल यही कोराइडल प्लेक्सिस आ जाएगा, ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड फॉर्म जो होती है ना एपेंडाइमल सेल्स की, वो बना रही होती है, वो होती है कोराइडल प्लेक्सिस, और वो CSF बना रही होती है। अब MCQ के ऑप्शन में ना, मतलब या तो सिंपल सा कोराइडल प्लेक्सिस दिया होगा कि CSF इज फॉर्म्ड बाय विच सेल्स ऑफ कोराइडल प्लेक्सिस, या तो आ जाए, या फिर उन्होंने ना मजीद उसको सब थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके लिखा होगा एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है। तो आपको ये भी आइडिया हो कि CSF किससे बन रहा है, एपेंडाइमल सेल्स से बन रहा है। एक तो ये एपेंडाइमल सेल्स होते कैसे हैं, सिलिएटेड सिंपल कोलमनर होते हैं, ठीक है, और ये CSF बना रहे होते हैं, आपको ये आइडिया हो। फिर माइलिन क्या होती है, माइलिन को देख लेना, ठीक है। ये हमारे पास कंडक्शन वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए होती है अराउंड द एक्सॉन्स, ठीक है। इसमें ये होगा कि जो एक्सॉन है ना, उसके ऊपर माइलिन शीट इस तरह से पड़ी हुई है, ये। अब पहले जो है ना हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल अगर सिग्नल्स जो हैं ट्रांसमिट हो रहे थे एक्सॉन्स के अराउंड, तो उनका क्या सीन था कि वो सिंपली सीधा जा रहे थे, ठीक है। ये इस तरह से सिंपली यहाँ से जा रहे हैं, ट्रांसमिशन हो रही है जोन के अराउंड। लेकिन जब ये हमारे पास माइलन शीट आ गई, तो उन्होंने क्या करना है, यहाँ से जंप करके ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है। इस तरह से देखेंगे आप कंडक्शन बढ़ेगी जब जंप कर करके एक जगह, अगर एक सीधा भाग के जा रहा है, ठीक है, एक सीधा जा रही है चीज, ये एक इस तरह से जंप कर करके जा रही है, जंप करने में हमारे पास उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो बेसिकली इनका काम क्या होता है कि कंडक्शन वेलोसिटी को माइलिन ने इंक्रीज कराना होता है, ठीक है। माइलिन क्या करती है, हमारे पास कंडक्शन वेलोसिटी अराउंड द एक्सॉन इंक्रीज कराती है। और ये MCQ लास्ट टाइम आ चुका है JCAT में। यहाँ पे नोड्स ऑफ रेनवेयर, नोड्स ऑफ रेनवेयर पे क्या होता है कि सॉल्टेटरी कंडक्शन होगी, एक्शन प्रेडिक्ट किया था नोड्स ऑफ रेनवेयर, जहाँ पे ना हाई कंसंट्रेशन होती है सोडियम चैनल की। एक तो ये MCQ है कि नोड्स ऑफ रेनवेयर के लेवल पे ना सोडियम चैनल्स की कंसंट्रेशन जो है वो हाई होती है। दूसरा फिर ये पूछते हैं कि मायरन शीट जो है वो कंडक्शन वेलोसिटी को कैसे इंक्रीज करती है, किसकी वजह से, तो वो भी नोड्स ऑफ रेनवेयर की वजह से, ठीक है। नोड्स ऑफ रेनवेयर पे आके जो है कंडक्शन वेलोसिटी रुकती है हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम के से, फिर वहां से एकदम से दोबारा से वो जंप करके आगे जाएगा। इस तरह से ये सारा सिस्टम चलता है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये फॉर एग्जांपल यहाँ नॉर्थ ऑफ रेनवेयर पड़े हैं, यहाँ से फिर फौरन से यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम चैनल जाएंगे, एक फौरन से जंप करके इधर जाएगी, फिर नॉर्थ ऑफ रेनवेयर आएगा, फिर आगे जंप करके जाएगी। तो ड्यू टू नॉर्थ ऑफ रेनवेयर कंडक्शन वेलोसिटी जो होती है अराउंड द एक्सॉन्स वो इंक्रीज होती है, और वो कौन कराते हैं, माइलिन, माइलिन शीट जो है वो इंक्रीज करा रही होती है नॉर्थ ऑफ रेनवेयर की वजह से, ठीक है। अब ये कि रैप्स भी करती है, एक्सॉन को इंसुलेट भी कर रही होती है, ठीक है। मेम्ब्रेन की रेजिस्टेंस को बढ़ा रही है मतलब ये थोड़ा सा आपने इसको देख लेना कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। बाकी CNS में हमने देख लिया था कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में आपको पीछे बता के PNS में श्वान सेल्स होते हैं जो कि माइलिन शीट बना रहे होते हैं, और ग्लायल सेल्स भी बेसिकली यही ज्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लेना है। ये है कि CNS में माइलिन शीट सिंथेसाइज होती है बाय द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और PNS में कौन सा सिंथेसाइज करेगा, श्वान सेल्स। ये MCQ आ जाता है। अब ये CNS में जो है ना हमारे पास क्रेनियल नर्व 2 जो है वो भी CNS का पार्ट जाती है, और जो PNS है ना उसमें क्रेनियल नर्व 3 से लेकर 12 तक सारी नर्व जो है ना वो PNS का पार्ट आती हैं। फिर ये श्वान सेल्स देख लेना, ये एक्सोनल रीजनरेशन को प्रमोट करते हैं, न्यूरल क्रिस्टल से ड्राइव होते हैं, ठीक है। ये MCQ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गॉलन बेरी सिंड्रोम में हमारे पास श्वान सेल्स इंजर्ड होते हैं, ये MCQ आ जाता है, गॉलन बेरी सिंड्रोम में श्वान सेल्स इंजर्ड होते हैं। फिर आपको ना मार्कर भी पता हो कि श्वान सेल का मार्कर है S100। पीछे हम देख के आए थे ना कि सेनेप्टोफाइसिन जो थी वो हमारे पास न्यूरॉन्स का न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन, और सेनेप्टोफाइसिन ये न्यूरॉन्स का मार्कर थी, एस्ट्रोसाइट का मार्कर GFAP पड़ा है। अब श्वान सेल्स का मार्कर है S100, ठीक है। फिर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हमने यही देख लेना है, ये भी क्या करते हैं कि माइलेट करते हैं एक्सॉन्स को, और ये देख लेना है कि 30 तक एक्सॉन्स को माइलेट कर रहे होते हैं वगैरह वगैरह चीजें देख लेनी। न्यूरोएक्टोडर्म से आए हैं, फ्राइड एग अपीयरेंस इनकी, ये MCQ पॉइंट आ चुका है कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की अपीयरेंस कैसे होती है, हमारे पास फ्राइड एग अपीयरेंस होती है।
ठीक है, ये सारी इसमें याद करने वाली चीजें हैं, आपने ना इनको ऐसे ही ये सारा पॉइंट्स आपने देखना है, एक एक बार दो दो बार ये एमसीक्यूज आए हुए हैं, ठीक है। और ये जो है ना प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्केफेलोपैथी में भी ये इंजर्ड होते हैं। बेसिकली आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस का तो पता हो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इंजर्ड होते हैं, और जीबीएस में हमारे पास श्वान सेल्स इंजर्ड होते हैं। ये आपको दो का डिफरेंस पता हो। इनमें से कोई एमसीक्यू अभी आया नहीं है, लेकिन अगर आया भी ज्यादा तो यही पूछेंगे कि ना इनकी अपेरेंस क्या है, कि इसकी फ्राइड एग अपेरेंस है, ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की, या फिर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है वो कौन से डिजीज में डैमेज होते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में कौन से सेल स्पेसिफिकली डैमेज हो रहे हैं, या जीबीएस में कौन से सेल डैमेज हो रहे हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, असेंडिंग पैरालिसिस होती है ना, जीबीएस में असेंडिंग पैरालिसिस हो रही है। तो असेंडिंग पैरालिसिस नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ज्यादातर ये पीएनएस को इन्वॉल्व करेगी, नर्व्स को इन्वॉल्व करेगी, ठीक है। तो श्वान सेल जो है वो पीएनएस का पार्ट है। इसी तरह से हमारे पास क्या होता है कि जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं ये हमारे पास सीएनएस का पार्ट है। तो जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वो हमारे पास डैमेज कर रही होती है ग्रे मैटर को, वाइट ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से भी आप ये याद रख सकते हैं। फिर न्यूरॉन्स का एक्शन पोटेंशियल, ये भी वैसे ही जैसे हमने हार्ट में पढ़ा था ना, कि अब इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -75। वही के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे क्या होता है कि सोडियम चैनल्स क्लोज होते हैं, थोड़े बहुत लीकी चैनल्स पड़े होते हैं जहाँ से पोटेशियम थोड़ा बहुत लीक कर रहा हो तो कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि थोड़े जो है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल एक आता है, ठीक है। सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, वो सोडियम जो है वो अंदर आ रहा है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आया है एकदम से। उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज करेगा एकदम से, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, उसके बाद सोडियम चैनल जो है वो क्लोज हो जाएंगे और पोटेशियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, दोबारा से ये नीचे जाएगा पोटेंशियल, ठीक है। और पोटेशियम चैनल्स को क्लोज होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से एक स्टेट आ जाएगी हाइपर पोलराइजेशन की, ठीक है। तो इसमें यही हो रहा है कि पहले रेस्टिंग पोटेंशियल है, फिर डीपोलराइजेशन है, फिर रीपोलराइजेशन है, और फिर हाइपर पोलराइजेशन है। वही वाला सारा कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट। वहां पे -90 से स्टार्ट हुआ था रेस्टिंग पोटेंशियल, यहाँ पे -75 से हो रहा है, जो हमने हार्ट में पढ़ा था ना कार्डिक साइकिल में। तो इसमें यही है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन मोर परमेएबल होगी टू द पोटेशियम देन सोडियम, वोल्टेज गेटेड सोडियम पोटेशियम चैनल, अभी दोनों क्लोज है यहाँ पे। फिर सोडियम ओपन हुए, सोडियम इन्वर्ट गया, एक्टिवेशन उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ेगा, डीपोलराइजेशन होगी, पीक पे जाएगा, फिर ये क्लोज हो जाएंगे सोडियम चैनल, फिर पोटेशियम चैनल जो ओपन हो जाएंगे वो आउटवर्ड मूव करेगा। ये सारा इसका साइकिल है, ठीक है। अच्छा, अब ये है सेंसरी रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जितना भी मैं कहूंगी ना कि इंपॉर्टेंट है वो कम ही होगा, ठीक है। इनमें से एमसीक्यूज लाजमी आते हैं, एफसीपीएस में भी आते हैं, और जे कैट में भी, एनएलई एनआरई वगैरह में भी आते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो हमारे पास फाइबर्स है ना, मतलब किस तरह से हमने देखना है। अब इसमें होता है हमारे पास फ्री नर्व एंडिंग्स हैं, मिजनर कैप्सल्स हैं, पिसीनियन कैप्सल्स हैं, ठीक है, मर्कल डिस्क है। वैसे आप इनको याद करना, लेकिन जो मेन मेन डिफरेंस है ना वो मैं आपको बता देती हूँ। अब जो फ्री नर्व्स एंडिंग्स है ना, इनमें फिर हमारे पास ना फाइबर आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के, टाइप ए, सी और डेल्टा। फिर एक ही टाइप आ जाती है, ए डेल्टा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो टाइप ए डेल्टा है, ठीक है, ये हमारे पास ना फास्टेस्ट होता है, सबसे फास्ट है, माइलिनेटेड और माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं। और जो टाइप सी होते हैं ना, ये स्लो होते हैं और अनमाइलिनेटेड होते हैं, ठीक है। ए डेल्टा ये फास्ट है, और सी वाले जो है हमारे पास अनमाइलिनेटेड है। और दूसरा इनके में आपको ये डिफरेंस भी पता होना चाहिए, जो ए डेल्टा है ना, ये फास्ट वाला, ये होता है हमारे पास कोल्ड टेम्परेचर के लिए, ठीक है। ये उसको सेंस करेगा कोल्ड टेम्परेचर को, ये एमसीक्यू आ जाता है। और जो सी है ना, ये वार्म टेम्परेचर को सेंस करता है, ठीक है। ये अक्सर एमसीक्यू इस तरह से आदत है कि कोल्ड टेम्परेचर में हमारे पास कौन से फाइबर सबसे पहले स्टिमुलेट होते हैं, ए डेल्टा फाइबर जो कि फास्ट है, ठीक है। ए डेल्टा फाइबर्स से फास्ट फाइबर्स हैं, और ये पहले स्टिमुलेट हो रहे हैं, फिर स्लो फाइबर्स आ जाएंगे, सी फाइबर्स। और वो कह रहे हैं कि सारे टिश्यूज में होते हैं, लेकिन ये कार्टिलेज आई लेंस और में नहीं होते, ठीक है। स्किन में ये न्यूमरस पड़े हुए हैं। और नर्व एंडिंग्स जो होती है ना, वो होती ही पेन और टेम्परेचर के लिए है, ठीक है। फिर मीजनर कैप्सल्स ये भी डायलेटेड माइलिनेटेड होते हैं, लार्ज होते हैं, पेसिनियंस भी लार्ज है, माइलिनेटेड है, ये दोनों क्विकली अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है, ये जो एक तो इनकी लोकेशन का डिफरेंस है, कि जो पेसिनियन है वो लिगामेंट्स में होते हैं, स्किन की डीप लेयर्स में होते हैं, ये ऊपर ये जो है ना पेसिनियर्स जो है वो हेयरलेस स्किन में होते हैं। दूसरा ना इनकी फ्रीक्वेंसी, इनका फर्क है कि इनका फंक्शन में, कि जो हमारे पास मिजनस कैप्सूल्स है ना, ये होते हैं लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के लिए, ये इंडिकेट करते हैं लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को, और वो उसमें आपस हो जाता है। इसमें ऐसे कहते हैं LM और PH मैंने निमोनिक रखा था।
जो पेसिनियंस होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के लिए होते हैं, और जो मीजनर्स होते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के लिए होते हैं, ठीक है। अब जो हाई फ्रीक्वेंसी है ना, इसमें लो फ्रीक्वेंसी भी ना बिलो 40 हर्ट्स, 40 जो हर्ट्स होते हैं ना, उससे कम की फ्रीक्वेंसी जो होगी ना, वो होगी हमारे पास मीजनर्स, और उससे ज्यादा की जितनी भी है 400 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज या 60, वो सारी आ जाएगी हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पेसिनियन में। अब पी से पेसिनियन है, ठीक है, और पी से ही प्रेशर। बेसिनियन कैप्सूल्स जो होंगे वो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के साथ प्रेशर के लिए पीएच, ठीक है, पीएच से याद रखना, एक तो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन और दूसरा प्रेशर को वो करते हैं इंडिकेट। जो मीजनर कैप्सूल्स है ना, ये हमारे पास क्या करते हैं कि ये जो है हमारे पास लाइट और फाइन टच के लिए होते हैं, ठीक है, और लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस के लिए होते हैं। ये आपको डिफरेंस जो है ना इन दोनों का पता हो। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मर्कल डिस्क आ जाती है, रुफिनियंस कैप्सूल। रुफिनियन कैप्सूल्स जो है ना, उसको आपने देख लेना कि ये हमारे पास ना माइलिनेटेड होते हैं, लेकिन ये ना स्लोली अडॉप्ट करते हैं। अभी दोनों का यही है, मर्कल डिस्क और रुफिनियन कैप्सूल, ये भी लार्ज होते हैं, माइलिनेटेड होते हैं, लेकिन ये अडॉप्ट करते हैं स्लोली। स्लोली अडॉप्ट अडॉप्ट करेंगे। और इसमें ना जो मर्कल डिस्क है ना, इसका एमसीक्यू बताया था कि जो डीप स्टैटिक टच होता है ना, मतलब जो थोड़ा सा आपको शेप के बारे में बता रहा है और थोड़ा सा डीप टच है कि आपको ना, मतलब फॉर एग्जांपल किसी आपने ना किसी स्ट्रक्चर को पकड़ा है और उसका थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश की है कि इसकी क्या शेप है या ये किस जगह पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो डीप स्टैटिक टच जो है ना, वो मर्कल डिस्क के लिए होता है। फाइन लाइट टच जो है वो मीजनर कैप्सूल कराता है, और डीप स्टैटिक मर्कल डिस्क कराती है। और मर्कल डिस्क जो है ना, वो प्रेशर भी साथ उसके लिए भी होती है, ठीक है, लेकिन ये अडॉप्ट करती है स्लोली और फिंगर टिप्स पे होगी। इसी तरह से रुफनिस कैप्सूल फिंगर टिप्स पे होते हैं, लेकिन ये स्ट्रेच के उसमें आते हैं, ठीक है, स्ट्रेच को सेंस करते हैं या जॉइंट एंगल चेंजेस को। ये आपने अच्छी तरह से याद करने हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से, ये सारे फ्री नर्व एंडिंग्स, मीजनर कैप्सूल, इन सब का आपको फंक्शन पता हो, ठीक है। कौन कौन से फाइबर्स हैं, वो अडॉप्ट कैसे कर रहे हैं, स्लोली कर रहे हैं, क्विकली कर रहे हैं, ठीक है। माइलिनेटेड कौन से हैं, अनमाइलिनेटेड कौन से हैं, किस एरिया पे हैं, ये आपको इनका आइडिया हो, ठीक है। बेसिकली आज जो हम ज्यादातर चीजें कर रहे हैं उनमें ज्यादातर आपने याद करना है बेसिकली ना, ये अच्छे से इन चीजों को, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये नर्व का आ जाता है कि हमारे पास पेरिफेरल नर्व जो है उसमें एंडोन्यूरियम होती है, पेरिन्यूरियम और एपिन्यूरियम आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब पेरिफेरल नर्व में हमारे पास क्या होता है कि एंडोन्यूरियम सबसे अंदर वाली इसमें बताया, पेरी अराउंड और एपी आउटर। यही होता है कि जो हमारे पास ना जैसे अब एक नर्व है ना, सिंगल नर्व है, फिर ठीक है, एक्सॉन्स मिलकर आपस ना एक नर्व बनाते हैं, फिर नर्व फाइबर्स डिफरेंट मिलकर बंडल बनाएंगे उसका, फिर उसका अराउंड एक शीथ आ जाएगी। अब इसमें यही हो रहा है कि हाँ बस ना इंडिविजुअल माइलिनेटेड नर्व फाइबर सिंगल फाइबर है ना, जो उसको सराउंड करती है, वो एंडोन्यूरियम होती है, एमसीक्यू में ऐसे ही आता है, ठीक है। गोलन बेरी सिंड्रोम में एंडोन्यूरियम इफेक्ट हो रही होती है। फिर पेरिन्यूरियम क्या करती है, वो फेसिकल्स ऑफ नर्व फाइबर, मतलब बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स को जो है वो सराउंड करेगी। और एपिन्यूरियम क्या होती है कि जो कि ना एंटायर नर्व, फेसिकल और ब्लड वेसल सब कुछ जो साथ आ जाता है ना, वो सबको सराउंड करी होती है, ठीक है। सबसे अंदर वाली जो होती है ना नर्व, एक नर्व को एंडोन्यूरियम सराउंड करेगी, ठीक है, और नर्व के अगर फेसिकल्स पड़ी हुई है, ज्यादा से ज्यादा नर्व्स के बंडल्स पड़े हुए हैं, ये जो सारी नर्व्स हैं, इन सब को अंदर से करी होगी, तो वो हमारे पास आ जाएगी एपिन्यूरियम। और उसके बाद पेरिन्यूरियम, जिसमें ब्लड वेसल्स भी जाती है, नर्व की फेसिकल्स भी जाती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी आ जाता है। आपको ना इनका डिफरेंस पता हो, ये एमसीक्यू में आ जाता है। फिर क्रोमेटोलाइसिस में भी हमारे पास ये है कि वेलेरियन डीजनरेशन का एमसीक्यू एक बार आ चुका है जे कैट में, ठीक है, कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ एक्सोन एंड मायलिन शीट डिस्टल टू द एक्सोनल इंजरी, एक्सोनल इंजरी के डिस्टल जो है ना, वो वेलेरियन डीजनरेशन हो रही होती है हमारे पास, ठीक है। और मैक्रोफेजेस जो है ना, वहां से डेब्रिस को रिमूव कर रहे होते हैं। आपको ना ये थोड़ा सा डिफरेंस पता हो कि अगर कोई एक्सोन को इंजरी हुई है ना, तो उसके प्रोक्सिमल क्या हो रहा है और उसके डिस्टल क्या हो रहा है, ठीक है। उसके हमारे पास क्या होता है कि अगर ये साइट ऑफ डैमेज है ये, ठीक है, तो उसके डिस्टल क्या होगा कि हमारे पास ना मैक्रोफेजेस आएंगे, वो डेब्रिस वगैरह को रिमूव करेंगे डिस्टल साइट ऑफ द इंजरी पे, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन होगी न्यूरॉन की, देखो इसकी जो है डिग्रेडेशन हो रही है, डेब्रिस सारा इकट्ठा हो गया और मैक्रोफेजेस ने आके इसको रिमूव कर दिया। उसके प्रोक्सिमल हमारे पास क्या होता है कि ना एक्सोन रिट्रैक्ट करता है, ठीक है, और इस पर जो सेल बॉडी है स्प्रूट आउट करेगी, ठीक है, प्रोट्रूजन देगी, और दोबारा से ना मतलब डी इनर्वेशन कराएगी। मतलब यहाँ पे जो है ना प्रोक्सिमली दोबारा से रीजनरेशन हो रही है, और यहाँ पे डिग्रेडेशन हो रही है। डिस्टल टू द इंजरी डिग्रेड कर जाएगा एक्सोन, ठीक है, और जो उसका डेब्रिस बच जाएगा उसको जो है ना हमारे पास वो जो मैक्रोफेजेज है ना, वो लेके चले जाएंगे। लेकिन प्रोक्सिमल टू द इंजरी क्या होगा कि रीजनरेट करेगा एक्सॉन। एक मिनट मुझे 1 मिनट दें जस्ट।
अच्छा, इसमें हमने ना ये देख लिया कि डिस्टल जो है उसकी डीजनरेशन हो रही है और प्रोक्सिमल जो है वो रीजनरेट करेगा। ये टेबल ऐसे जिसको करने की जरूरत नहीं है, करना भी हो तो देख लीजिएगा एस्टाइल कोलिन कहाँ से आ रहा है, बेसल न्यूक्लियस ऑफ माइनेट से आ रहा है, वैसे कभी इसमें से कुछ आया नहीं है, ठीक है। तो बेशक छोड़ दिएगा, इसको ना भी करें तो खैर है। ठीक है, अभी हम इसमें थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं आगे जो आपने करनी है। एक मिनट। हाँ, पहले मैं वेंट्रिकुलर सिस्टम हम देख लेते हैं, हम पढ़ रहे थे तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये लेटरल वेंट्रिकल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और ये थर्ड वेंट्रिकल है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा ये नीचे की तरफ फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। अब मुझे यही बताया हुआ है कि हमारे पास ना लेटरल वेंट्रिकल के अंदर जो एपिंडाइमल सेल्स होते हैं वो स्पेसिफिकली हमारे पास कोराइडल प्लेक्सिस बना रहे होते हैं। और कोराइडल प्लेक्सिस से हमारे पास क्या होता है कि ना, कोराइडल प्लेक्सिस बनाएंगे और उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि वहां से सीएसएफ बनेगा, ठीक है। अब जो हमारे पास कोराइडल प्लेक्सिस है ना एपेंडाइमल सेल्स का, वो क्या बना रहा होता है, सीएसएफ बना रहा होता है। और सीएसएफ जो है ना वो फिर हमारे पास मूव करेगा लेटरल वेंट्रिकल से, लेटरल वेंट्रिकल से मूव करता हुआ वो जाएगा हमारे पास ये नीचे थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल से फिर जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल। अगर हम यहाँ से भी देखें, ठीक है, ये दोनों लेटरल वेंट्रिकल से मूव किया, यहाँ से जाएगा थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में। फिर यहाँ पे ना जो कुछ फोरामिन्स पड़े होते हैं या डोर्स कह लो या विंडोज कह लो जहां से उन्होंने पास करके जाना होता है, उनको हमने देखना है। अब जो हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल से जो ये जिसने जाना है ना हमारे पास आगे, सॉरी, थर्ड लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में जाना है, तो यहाँ पे ना इंटरवेंट्रिकल फोरामिन होते हैं ऑफ मुनरो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पड़े होंगे इंटरवेंट्रिकल फोरामिन ऑफ मुनरो, इस यहाँ पे दो वेंट्रिकल्स के दरमियान में ये फोरामिन ऑफ मुनरो है और इन दोनों से पास करके फिर ये थर्ड वेंट्रिकल में जाएगा। फिर थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान में होती है सेरिब्रल एक्विडक्ट, ठीक है, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस भी जिसे बोलते हैं। वहां से फिर उसके थ्रू ये जाता है फोर्थ वेंट्रिकल में। फिर फोर्थ वेंट्रिकल में ना हमारे पास जो है ना फोरामिन ऑफ लेस्का होते हैं जो कि लेटरल पड़े होते हैं, एक मीडियल होता है एक लेटरल होता है। फोरामिन ऑफ मेजेंडा पड़ा होगा मीडियली, और फोरामिन ऑफ लेस्का जो है ना वो लेटरल पड़ा होता है, ठीक है। ये फोरामिन ऑफ लेस्का लेटरल पड़े हुए हैं और फोरामिन ऑफ जो है ना मेजेंडा वो हमारे पास मीडियली पड़ा होगा, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये आगे चले जाएंगे सब एरेक्नाइड स्पेस में, ठीक है। अब वो एक तो आपको ये बताओ कि कौन कौन से वेंट्रिकल के दरमियान में कौन कौन सा फोरामिन आ रहा है, या एक्विडक्ट किसके दरमियान में आ रही है, ठीक है। अब कोराइडल प्लेक्सिस से सीएसएफ बनेगा, थर्ड वेंट्रिकल में जाएगा, फिर फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा। ये फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। एट द एंड क्या होता है कि ये सब अरेक्नाइड स्पेस के अंदर जाते हैं फोरामिन ऑफ लिस्कन मेजेंडी के थ्रू, ठीक है। यहाँ से फिर जो अरेक्नाइड ग्रेनुलेशंस बनेंगी वो इसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, फिर एट द एंड ये ड्यूरल वेनस साइनसिस में चले जाते हैं। मतलब वेंट्रिकल सिस्टम में यही हो रहा है कि जो भी सीएसएफ है ना पहले वो हमारे पास बना है, ठीक है, फोर्थ वेंट्रिकल लेटरल वेंट्रिकल से बना है, सारा वहां से मूव करते हुए आया है, एट द एंड वो सब रेकग्नाइट स्पेस में गया, फिर वहां से ड्यूरल वेनस साइनसिस में चला जाएगा, ठीक है। ये आपको ना वेंट्रिकल जो सीएसएफ का जो वो है ट्रांसपोर्ट है ना, इसका पता होना चाहिए कि कौन कौन से दरमियान में ना इसमें आ रहे हैं फोरामिन्स आ रहे हैं। फिर ये आपको इनका पता होना चाहिए कि पोन्स के लेवल पे कौन कौन सी नर्व है, ठीक है। अबव द पोन्स 1 2 3 4 जा रही हैं, बिलो द पोन्स 5 6 7 8 जा रही हैं, मेडुला में जा रही है 9 10 11 12, मतलब इस इन एरिया से ना कौन कौन सी नर्व्स पास कर रही हैं, ठीक है। ये आपको ना नर्व्स का आइडिया हो कि पोन्स के अबव कौन सी नर्व्स आ रही हैं, पोन्स से बिलो कौन सी पास कर रही हैं, मेडुला के लेवल से कौन सी पास कर रही हैं, और जो है नीचे से जो है कौन सी पास कर रही हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा पोन्स और मिड ब्रेन वगैरह के लेवल से। ये आपने ये नर्व्स करनी है कि कहाँ कहाँ से पास करी है, और इनका एक टेबल बना हुआ है क्रेनियल नर्व्स का ना विद निमोनिक्स बनाया है फर्स्ट एड में, ठीक है। आपने ना वो टेबल भी याद करना है कि कौन कौन सी नर्व का फंक्शन क्या है, ठीक है। ये पेज नंबर 521 पे आप लोग देखिएगा 2023 वाले एडिशन में, या 2024 वाला जो होगा उसमें भी आई थिंक यही पेज है। तो उसमें आपने ना ये देखना प्रॉपर निमोनिक बना के दिया हुआ है, सम से मैरी मनी बट
माय ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर्स मोस्ट, मतलब ये निमोनिक है जिसमें बताया हुआ है कि कौन सी नर्व जो है वो सेंसरी है, कौन सी मोटर है, ठीक है, और फिर इन नर्व्स का फंक्शन क्या है। आपने ना ये टेबल, आप लोगों की असाइनमेंट है, आपने ये खुद करना है। और फिर हम जो इंशाल्लाह कल लेक्चर करेंगे ना, लेक्चर से पहले ना मैं आपसे ये नर्व सुन लूंगी, ठीक है। जो क्रेनियल नर्व्स है ना, आपने ये सारी करनी है, 12 नर्व्स ना अच्छे से याद करनी है, ठीक है। और ये भी आपको पता हो कि कौन सी नर्व पोन्स के अबव से पास करिए, कौन सी बिलो से, कौन सी मेडुला से। ये हो गया। इसमें से ना ये एमसीक्यू बहुत आ जाते हैं ये ना, एफसीपीएस के बड़े फेवरेट एमसीक्यू पॉइंट्स हैं ये ना, कि पीनियल ग्लैंड जो होता है मेलाटोनिन सिक्रीट कराता है, सर्केडियन रिदम कराता है। कभी कभी मेलाटोनिन सिक्रीशन के अकॉर्डिंग पूछ लेते हैं, कभी सर्केडियन रिदम कौन सा ग्लैंड करा रहा है ये पूछ लेते हैं। फिर सुपीरियर कॉलिक्यूलस क्या है, कि ये आई मूवमेंट्स कराता है, ठीक है। और इन्फीरियर कॉलिक्यूलस ऑडिटरी कराता है। ये तो इतनी बार आता है ना एमसीक्यू, मतलब हर बार ये जरूर आता है, सुपीरियर या इन्फीरियर कॉलिक्यूलस का फंक्शन ना। तो ये आपको बताओ, सुपीरियर कॉलिक्यूलस क्या फंक्शन करा रहा है और इन्फीरियर कॉलिक्यूलस क्या फंक्शन करा रहा है, ठीक है। बेसिकली ये मिड ब्रेन का पार्ट है, मिड ब्रेन के अंदर ही होते हैं ना, तो आपको सुपीरियर कॉलिक्यूलस और इन्फीरियर कॉलिक्यूलस का फंक्शन पता हो। अब क्रेनियल नर्व न्यूक्लाई का भी यही सीन है हमारे पास ना, जो ब्रेन स्टेम के जो वो कह रहे हैं कि जो लेटरल न्यूक्लाई है वो सेंसरी होते हैं, हमने पीछे देखा था। मीडियल न्यूक्लाई मोटर होते हैं, बेसल प्लेट से आ रहे हैं। वही पोन्स के लेवल पे कौन से न्यूक्लाई हैं, मिड ब्रेन, मेडुला, इन सब के लेवल पे कौन कौन से न्यूक्लाई हैं, आपने ये न्यूक्लाई याद करने हैं, ठीक है। फिर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस एम्बिगुअस का आदत है, ठीक है। इसमें इससे कौन सी नर्व्स आ रही होती हैं, ठीक है, 9 एंड 10th। और न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटेरियस का 7, 9, 10। डोर्सल मोटर न्यूक्लियस से 10 आ रही है। आपको इन न्यूक्लियस का बताओ, इन न्यूक्लियाई से कौन कौन सी नर्व्स आ रही हैं, और इन न्यूक्लियस के फंक्शन क्या है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जे कैड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एफसीपीएस के लिए भी, कि न्यूक्लियस जो है ट्रैक्टर सोलिटेरियस है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके आता है, टेस्ट, बैरो रिसेप्टर, गट डिस्टेंशन, ठीक है। वोमिटिंग में इसका रोल होता है। न्यूक्लियस एम्बिगस जो है ये फेरिंक्स, लेरिंक्स और अपर एसोफेगस को जो है ये इनर्वेट करता है, ठीक है। स्वेलिंग के में जो इन्वॉल्व होता है वो न्यूक्लियस एम्बिगुअस है, ठीक है। और साथ में हमारे पास टेस्ट, बैरो रिसेप्टर, गट डिस्टेंशन में जो इन्वॉल्व है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस है। डोर्सल मोटर न्यूक्लियस में ना ऑटोनॉमिक फाइबर्स टू द हार्ट, लंग्स एंड अपर जीआईटी, वो डोर्सल मोटर न्यूक्लियस लेके जा रहा है। अच्छा, अगर आप लोग ना ये फर्स्ट एड के साथ साथ ना सीएनएस को रफी से भी पढ़ लेते हैं, मतलब एफसीपीएस वालों ने तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर जे कैट वाले और एनएलई वाले आप लोग इसको आप भी रफी से साथ कर लेते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि उन्होंने ना फिर ये जो न्यूक्लाई हैं इनसे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज आ चुके हैं वो सारे प्रैक्टिस कराए हैं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से एमसीक्यूज आ जाते होते हैं ना न्यूक्लियाई के, कि न्यूक्लियस टेक्टोसोलिटेरियस का क्या काम है, एम्बिगुअस का क्या काम है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको साथ में रफ़ी के साथ भी पढ़ लोगे ना खोल के, ये वाले यहाँ से करने के साथ साथ, तो आपका ये अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। अच्छा, इसमें फिर हम यहाँ देख लेते हैं नीचे, सर्कुल ऑफ विलस, ठीक है। इसमें होता क्या है कि हमारे पास ना बेसिकली यहाँ पे कम्युनिकेशन है कि आर्टरीज के दरमियान में ना एनास्टोमोसिस है, ठीक है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सप्लाई होती है ना जो ब्रेन की, मतलब कुछ एंटीरियर आर्टरीज हैं, कुछ पोस्टीरियर, एंटीरियर सर्कुलेशन और पोस्टीरियर सर्कुलेशन, ये आपस में ना मतलब एनास्टोमोस करके एक सर्कल ऑफ विलस बना रही हैं, ठीक है। अब इसमें आपने देखा नीचे से हमारे पास ना वर्टिब्रल आर्टरी आ रही है, ठीक है। वर्टिब्रल आर्टरी जो है ना दोनों साइड्स की, वो दोनों आपस में मिलती हैं तो बेसिलर आर्टरी बना देती हैं। बेसिलर आर्टरी से फिर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी आ रही है, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट। ऊपर से फिर हमारे पास क्या आ रही होती है कि ना इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ रही है, ठीक है। तो जो है हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वहां से एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी आ जाती है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सॉरी, ठीक है। और उसके ऊपर फिर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी आगे एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी दे रही है, और यहाँ पे ऑप्टिक कियास भी बन रहा है। अब होता ये है कि हमारे पास जो वर्टिब्रल आर्टरी है दोनों आपस में मिलके यहाँ पास बेसिलर आर्टरी बनाती हैं, ठीक है। और ये बेसिलर आर्टरी जो है ना आगे यहाँ से पोस्टीरियर सेरेब्रल आएगी, पोस्टीरियर सेरेब्रल से ना आगे पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे ना एनास्टोमोसिस बेसिकली आपने देखना है। अब जो हमारे पास ना जो होता है ना एन्यूरिज्म के चांसेस, ज्यादातर इसकी इंपॉर्टेंस ये है सर्कल ऑफ विलियस की, कि यहाँ पे ना एन्यूरिज्म होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आपको ना ये आइडिया हो कि इसकी डिफरेंट साइट्स होती हैं जहाँ पे ना हो सकता है एन्यूरिज्म ना। अब ये जो कम्युनिकेशन है ना बिटवीन पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी,
यहाँ पे भी एन्युरिज्म हो सकता है। एन्युरिज्म मतलब कि आर्टरी जो है ना वो रप्चर कर जाए, ठीक है, या बहुत ज्यादा डायलेट कर जाए। जहां जहां इनकी कम्युनिकेशन हो रही है ना, वहां वहां एन्युरिज्म के चांसेस होते हैं इसमें। एक है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एक साइड ये हो जाती है, एक हो जाती है हमारे पास ना ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, इनका आपस में। फिर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी यहाँ पे, ठीक है। और मतलब ये तीन चार एरियाज हैं। और दूसरा यहाँ बस मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये तीन चार एरियाज हैं यहाँ पे ना। मतलब ये प्रोन होते हैं टुवर्ड्स द एनुरिज्म, कि यहाँ पे एनुरिज्म हो सकता है कि डायलेट कर सकते हैं, ठीक है, या आर्टरी रप्चर कर सकती है। इनमें अब जो मोस्ट कॉमन साइट होती है ना, मतलब एमसीक्यू सिंपली यही आता है कि साइट ऑफ एनुरिज्म इन द सर्कल ऑफ विलस जो है ना वो क्या है, ठीक है। तो होती है एंटीरियर सेरिब्रल एंड एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये एंटीरियर सेरिब्रल जा रही है ऊपर से एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, जहाँ पे ये दोनों मिल रही है ना, इस लेवल पे ना सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं एनुरिज्म होने के। और यहाँ और यहीं पे ना ऑप्टिक क्यास भी पड़ा है, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे पड़ा होता है, ठीक है। पिट्यूटरी एडिनोमा जो है वो ऑप्टिक क्यास को कंप्रेस कर सकता है, उस वजह से साइन सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये आपको ना इसकी साइट का बताओ कि एनुरिज्म की ना मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है। एक तो सर्कुलर विलस क्या है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्कुलेशंस को आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। वर्टिब्रल आर्टरीज नीचे से दो आती हैं, कंबाइन करके बेसिलर आर्टरी बनाती हैं। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी बेसिलर आर्टरी की ब्रांच है। ऊपर से जो हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आ रही है, जो कि ना एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी भी दे रही है, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी भी दे रही है, और जो है हमारे पास एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी भी ऊपर से दे रही है, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी है, ऊपर से इंटरनल जो है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी आ रही है। तो जो हमारे पास ज्यादातर ये पूछा जाता है एनुरिज्म किस लेवल पे होता है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी के दरमियान में होता है। मतलब ये वैसे इन सब जगहों पे हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो इधर हो रहा होता है। तो आपको इसका थोड़ा सा आइडिया हो, ठीक है। इसी तरह से जो ड्यूरल वेनस साइनसेस हैं वही कह रहे हैं कि पेरियोस्टियल मेनिंजियल लेयर तो डुआ मेटस से ये सारे यहाँ पे चैनल्स पड़े होते हैं, ब्लड को ड्रेन करते हैं, सीएसएफ को रिसीव करते हैं। हमने पढ़ा ना ड्यूरल वेनस साइनस में आ रहा होता है सीएसएफ। तो ये सारे सीएसएफ को रिसीव कर रहे हैं और ना जुगुलर वेन में एट द एंड जाके ना ड्रेन हो रहे होते हैं ड्यूरल वेनस साइनसेस। इनकी अगर थ्रोम्बोसिस होगी तो उसकी वजह से में आईसीपी रेज हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से साइन सिम्टम्स आ रहे होते हैं। ये थोड़ा बहुत आपने देख लेना है। बाकी ये सारा हमने इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ना है, सेरिब्रल परफ्यूजन, ठीक है। इसको देखेंगे कि ये क्या होती है कल के लेक्चर में इंशाल्लाह। और दूसरा जो है बेसिल गैंग्लिया जो है ना, यहाँ पे इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके चीजें लिखी हैं, हम बस मोटी मोटी दो चार चीजें इसमें से देखने वाली हैं जो एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, बस वही देखेंगे। इसी तरह से सेरिबेलम में भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट मोटी मोटी चीजें देखनी है, ठीक है। और जो है हमारे पास ये न्यूक्लाई आ जाते हैं अब, ये हम देख लेते हैं। अब इसमें ना हाइपोथैलेमस और ये जैसे ही हमारे पास वो नर्व एंडिंग्स इंपॉर्टेंट थी, ऐसे ही हाइपोथैलेमस और थैलेमस की जो निकलाई है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो हाइपोथैलेमस है ना, इसने क्या करना होता है, होमियोस्टेसिस को मेंटेन करना होता है, थर्स्ट एंड वाटर बैलेंस वगैरह को रेगुलेट करके, ठीक है। और ये एडिनो हाइपोफिसिस को भी कंट्रोल कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। हाइपोथैलेमस बेसिकली पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा होता है ना, आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो। इसमें आपने देखना है कि लेटरल न्यूक्लियस। अब इसमें जो एमसीक्यू आते हैं ना वो कौन से हैं, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस का पूछ लेते हैं, ठीक है। ये क्या कराता है, हाँ बस ना सेट स्टाइटी कराएगा, ठीक है। तो ना उसे मतलब फीलिंग ऑफ फुलनेस दे के आता है, भूख को ना रोकता है ये, ठीक है। अगर इसकी डिस्ट्रक्शन होगी तो हाइपरफेजिया होगा, क्योंकि ये खुद क्या कर रहा है, स्टाइटी की फीलिंग लेके आ रहा है। अगर इसकी डिस्ट्रक्शन होगी तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि हाइपरफेजिया होगा। और जो लेप्टिन होता है ना, वो इसको स्टिमुलेट करता है। वो जो हमने हार्मोन्स पढ़े थे ना जीआईटी में, लेप्टिन और ग्रेलिन। ग्रेलिन जो था वो क्या करता था कि भूख लगवाता था, और लेप्टिन जो था उसको रोक रहा होता था। तो इसी तरह से जो ग्रेलिन है वो लेटरल न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करता है। आगे जाके ना उन्होंने काम क्या करना था ना ग्रेलिन ने, तो हमने इसका फंक्शन पढ़ा था। ग्रेलिन जो है वो लेटरल न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करता है, और जो लेप्टिन है ना वो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। अब इसमें ये जो होगा लेटरल न्यूक्लियस जो है ना, ये हमारे पास क्या करा होता है, हंगर कराएगा, ठीक है। ये हंगर ज्यादा कराता है, इसकी डिस्ट्रक्शन होगी तो क्या होगी कि भूख जो होगी वो खत्म होगी, एनोरेक्सिया होगा, ठीक है। फेलियर टू थ्राइव, और ये सारे खाना वगैरह जो है वो रुक जाता है। वेंट्रोमीडियल में क्या होता है, हाइपरफेजिया की तरफ जाता है। और वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस की डिस्ट्रक्शन कब होगी, जब क्रेनियोफ्रेंजियोमा है, ठीक है। हमारे पास अगर ट्यूमर है, क्रेनियोफ्रेंजियोमा पड़ा हुआ है, ठीक है, पिट्यूटरी का ट्यूमर होता है, ये बच्चों में होता है कॉमन। इस तरह से एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो कूलिंग कराता है, पैरासिम्पैथेटिक के साथ है। पोस्टीरियर वाला जो है वो हीटिंग, ठीक है, ये आपने देख लेना है। सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस का क्या काम है, सर्केडियन रिदम में होता है। सुप्रा ऑर्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, पैरावेंट्रिकुलर जो होता है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, और जो है सुप्रा ऑर्टिक जो है वो एडीएस रिलीज करता है, ठीक है। और पैरावेंट्रिकुलर जो है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। ये आपने थोड़ा सा देख लेना कि न्यूक्लियाई जो है इनके काम क्या है, ठीक है।
इसी तरह से थैलेमस जो है, इसके भी न्यूक्लियाई जो है, इनके आपको फंक्शंस का आइडिया कि कौन कौन सा न्यूक्लियस क्या क्या फंक्शन कर रहा है। बाकी मैं इंशाल्लाह ये आप लोगों को कल डिटेल में बता भी दूंगी, ठीक है। थैलेमस के न्यूक्लियाई को कल एक दफा फिर थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेंगे। बाकी क्लास अब एंड करते हैं, ठीक है। अभी जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया आपने अच्छे से याद करना है, और आपका होमवर्क ये है कि आपने ना क्रेनियल नर्व्स जो है ना वो अच्छे से पढ़ के आनी है, कल हम फिर लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1 मिनट। हमको फोन आ रहा है, जल्दी करो।